बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम, ये रिवीजन है सेशन नंबर 4 की, जो हमने मैम के साथ किया। मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। माय नेम इज़ मुनज़्ज़र शाहिद। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? यस, जी आपकी आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ओके, हमने इस रिवीजन में क्या कवर करना है? सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज, जो पहले सेशन में हम कर चुके हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि हमें चीज़ें रिकॉल करनी है। फिर हम देखेंगे कि रीजंस क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, जॉइंट वर्सेस इंडिपेंडेंट रीजंस, रीजंस की कितनी टाइप्स हैं, और रीजन को एवेल्युएट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। ओके, सबसे पहले है हमारे पास एक्सरसाइज। अच्छा, बेसिकली हमने ये वाली चीज़ें पहले सेशंस में की हुई हैं, तो हम उनको रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज, जिससे हम जो पहले हम करते आए हैं, ताकि हमें हेल्प आउट हो जाए चीज़ें दोबारा से रिटेन करने में। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, पेट्स आर गुड फॉर यू। रिसर्च हैज शोन दैट पेट ओनर्स आर लेस लाइकली देन अदर पीपल टू बी डिप्रेस्ड और टू सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि इसमें कंक्लूजन क्या है और रीज़न क्या है। अच्छा, कंक्लूजन मेरी नज़र में ये है कि पेट्स आर गुड फॉर यू, और इसकी रीज़न जो है वो आगे जो बताई गई है रिसर्च के हवाले से। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने सही बताया। इसका कंक्लूजन यही है कि पेट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि रिसर्च ने हमें ये शो किया है कि जो पेट ओनर्स होते हैं वो कम डिप्रेस होते हैं और उनको इतना हाई ब्लड प्रेशर से वो सफ़र नहीं करते हैं। तो ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। ठीक है, हमारे पास आर्गुमेंट नंबर 2 है। A disease found in the feces of cats can cause miscarriages if it infects pregnant women. Cat owners are probably immune to this disease. Rabbit can spread listeriosis and salmonella. Identify the conclusion and the reasoning here. आज कोई पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे प्लीज? इतनी मेहनत से उन्होंने बनाई है सारी स्लाइड्स वगैरह, तो आप बोल ही नहीं रहे, ना कोई आंसर कर रहे। मेरे असल में बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं। आप टाइप कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये आर्गुमेंट्स ना पहले किए हुए हैं पुरानी क्लासेस में, सेशंस में, तो ये हमने सॉल्व किए हुए हैं। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। अच्छा, um, जी, आई वाज सेइंग कि मुझे इसमें जो रीज़न नज़र आ रहा है वो ये है कि डिजीज़, देयर इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ फाउंड इन द फीसेस ऑफ कैट्स, और इसका जो फिर कंक्लूजन होता है दैट इट्स इन्फेक्ट्स द प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये मुझे इसका अच्छा। रीज़न और कंक्लूजन नज़र आ रहा अच्छा। अच्छा, वैसे कंक्लूजन जो होता है ना, वो पूरी स्टेटमेंट होती है। एक ही स्टेटमेंट में टू पार्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन आई मीन होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन इस केस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है। कैसे?
यहाँ पे बताया हुआ है डिजीज के बारे में, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए पहली स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि जो फीसेस, कैट्स के फीसेस में एक डिजीज होती है, वो प्रेग्नेंट वुमेन को मिस कैरेज कर सकती है अगर वो उससे इन्फेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नंबर वन। इंफॉर्मेशन नंबर टू, उसने ये बताया कि जो कैट ओनर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर इस डिजीज से इम्यून होते हैं। और पॉइंट नंबर थ्री में उसने कहा है कि जो रैबिट्स होते हैं वो लिस्टरायोसिस और सैल्मोनेला स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट प्रूफ नहीं हो रहा, वो सिर्फ हमें बता रहा है कि इस तरह से डिजीज ये चीजें कॉज करती है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, राइट, बिल्कुल ठीक। लेकिन गुड अटेम्प्ट, आपने आंसर किया इस चीज को। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट नंबर थ्री है मोस्ट एग्जामिनेशंस। ये लास्ट आर्ग्यूमेंट है, तो आप इसको आंसर करें, इसके बाद फिर हम कंटेंट देखते हैं। मोस्ट एग्जामिनेशंस impose a tight timeline on candidates, but this is difficult to justify. It prevents some good candidates from demonstrating their ability in a subject, and most employers would be happy to employ people who take the time to produce a well thought out solution to a problem. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि इसमें रीजन क्या है और इसमें कंक्लूजन क्या है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो तो रीजन। अच्छा, इसके अब आपको क्या लग रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं इसको प्रोसेस ही कर रहा हूँ, और ओके ये मुझे ओके। सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की है वैसे ही लग रहा है, बट इसको मैं प्रोसेस भी कर रहा हूँ। अगर इन द मीन टाइम कोई और इसका आंसर दे सकता है तो प्लीज़। इसमें क्या ये अजम्पशन नहीं है कि मोस्ट एम्प्लॉयर्स वुड बी हैप्पी? अच्छा, यहाँ पे हमने assumption नहीं फाइंड आउट करनी, हमने ना रीजन निकालने हैं और कंक्लूजन निकालना है। अच्छा, माया आंसर इसके जो प्रीवियस हमने एग्जांपल की वैसे ही है ये, इसके अंदर कोई रीजन और कंक्लूजन मुझे नज़र नहीं आ रही। नहीं नहीं, इसके ओके, अंदर है, ये देखें जहां तक मुझे लग रहा जी अच्छा मुझे भी कोई है। रीजन आ रही। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है कंक्लूजन। बताएं, जैद बताएं कौन सी। ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है, इट प्रिवेंट्स सम गुड कैंडिडेट्स फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एबिलिटी इन द सब्जेक्ट। अच्छा, अच्छा तो आपको लग रही है कंक्लूजन है? जी मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको सही नहीं लग रहा, आपको गलत लग रहा है। इसका जो कंक्लूजन है ना, वो ये है, इट इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द टाइम टाइट टाइम लिमिट दैट मोस्ट एग्जामिनेशन इम्पोज। अब देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो टाइट टाइम लिमिट इम्पोज कर देते हैं। और ये बात बहुत मुश्किल है जस्टिफाई करना कि वो ये क्यों इम्पोज करते हैं। अब उसने बाद में रीजंस बताई हैं ये क्यों मुश्किल है जस्टिफाई करना, क्योंकि ये इट प्रिवेंट सम गुड कैंडिडेट्स फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर एबिलिटी इन अ सब्जेक्ट। रीज़न नंबर वन ये है। और दूसरी रीज़न ये है कि जो ज़्यादा एम्प्लॉयर होते हैं ना, वो एम्प्लॉय को करते हैं हायर जो टाइम लेता है लेकिन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये दो उसने रीजंस बताई हैं, इनकी बेस पे ये एग्जामिनेशन की टाइम लिमिट इम्पोज करना एक बहुत ही मुश्किल सी बात है जस्टिफाई करना। तो ये कंक्लूजन है इसका। और जो लास्ट सेंटेंस है ना, वो इसकी रीजन है। समझाइए। सही, क्या इस तरह नहीं हो सकता कि जो टाइट टाइम लिमिट है, ये तो नजर आ रहा है ना, ये ऐसा चीज तो होती है, तो जो चीज होती है उसको हम
रीजन ही कहते हैं, जो हमें नजर आ रही होती है। हाँ, ये तो उसने सिनेरियो एक्सप्लेन किया है ना। उसने सिनेरियो एक्सप्लेन करते हुए अपना जो उसने असर्ट किया है जिस बात पे, अपना पॉइंट जो वो प्रूव करना चाह रहा है, वो ये प्रूव करना चाह रहा है ना कि ये बात जस्टिफाई करना मुश्किल है, कि टाइम लिमिट इम्पोज हो जाती है कैंडिडेट्स पे। ठीक है, फिर वो बता दे क्यों मुश्किल है। तो आगे उसने रीजंस दिए हैं कि ये तो गुड कैंडिडेट्स को परफॉर्म ही नहीं करने देती, और दूसरा एम्प्लॉयर्स जो है वो एम्प्लॉय चाहते हैं जो टाइम लें लेकिन अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो उसको ये बात बहुत मुश्किल लग रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। समझे? नहीं, फर्स्ट लाइन को तो मैं नहीं समझा पहले अभी भी। लेकिन आप इसको इस तरह से देखें ना, यहाँ पे मैंने स्लाइड में रीजनिंग बताई है ना। A tight time limit in examination prevents some good candidate from demonstrating their ability in a subject. Most employers would be happy to employ people who take the time to produce a well thought out solution to a problem. Therefore, it is difficult to justify the tight time limit that most examination impose. अच्छा, ये ना यहाँ पे ना एक मैसेज आया है व्हाट्सएप के ऊपर कि कोई ना कुछ लोग जो है ना वो वेटिंग रूम में ना वेट कर रहे हैं। तो आप चूंकि होस्ट हैं, आप उनको एंटर कर सकती हैं। मुनज़्ज़ा, अगर आप मुझे होस्ट बना देती हैं तो आप बेशक क्लास वाले मामले में कंटिन्यू करें, ये वाली चीज़ मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। एक्चुअली स्लाइड्स मेरे पास है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे। ठीक है, नहीं नहीं, स्लाइड्स वैसे भी आप शेयर कर सकेंगी, उसका कोई मसला नहीं है, बट आपको दोनों चीज़ें फिर वो करना है मुझे। अगर इजी है तो आप बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है। मुझे क्लास में जाना चाहिए। अच्छा, ज्यादा आपको समझ आई थी इस बात की जो हम आर्गुमेंट डिस्कस कर रहे हैं? जी, कुछ कुछ समझ आ गई है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ था ना, वो जो आर्ग्यूमेंट में लिखी हुई थी, वो मुझे समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो तो मुझे रीजन लग रही है। क्योंकि जब आप इसको इमेजिन करें जरा सिनेरियो को, तो आपको मतलब पता लग जाएगा जो शायद। और या तो मैं इस सेंस में क्यों कह रहा हूँ कि मतलब मैं जब इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये रीजन में आएगी। ये देखिए, इसको ना आप इस तरह से क्योंकि उसने देखेंगे। अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये हाँ बात हाँ बोली है ना कि मोस्ट हाँ, एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली उसने ना सबसे पहले अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताई है। उसने एक सिनेरियो बताया है कि इस तरह से ना एक सिचुएशन है। फिर उसने अपना जो अपना बिलीफ है या अपनी जो क्लेम है, उसने उसने उसके बाद वाली स्टेटमेंट में दिया है कि दिस इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। क्या डिफिकल्ट है जस्टिफाई करना? ये डिफिकल्ट है कि जो एग्जामिनेशन टाइम लिमिट इम्पोज कर देते हैं, ये मुश्किल है जस्टिफाई करना। ठीक है, क्यों मुश्किल है जस्टिफाई करना? वो उसने आगे दो रीजंस दिए हैं। इस वजह से ये मुश्किल है जस्टिफाई करना, ये वाली सिचुएशन जस्टिफाई करना मुश्किल है इस वजह से। तो वो बेसिकली रीजन में ही आएगा, बट उसको कनेक्ट करते हुए हम बता रहे हैं कि कंक्लूजन जो है वो मिड सेंटेंस है। तो ये जब आप इसको अच्छा, देखेंगे सिर्फ ना। हम्म। अभी आपने क्या करना है ना, कि सिर्फ ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, हाँ हाँ इसको इसकी आपने मुझे पिक्चर बतानी है कि आपके माइंड में क्या चीज बन रही है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को, बाकी सबको छोड़ दें। हाँ, फर्स्ट लाइन में वो एक, अगर इसको इंडिविजुअली देखें तो ये क्लेम ही दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ना कि विदाउट रीजनिंग वो क्लेम आर्ग्यूमेंट नहीं होता। अब आपने ये देखना है ना कि इसमें पॉइंट क्या प्रूफ हो। जब हम किसी कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते होते हैं
कि ये बंदा मुझे क्या ये परस्यू क्या कर रहा है, ये मुझे क्या ये समझाना क्या चाहता है, ये मुझे क्या बिलीव करवाना चाहता है। वो होता है हमारा पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसको रीजंस क्या सपोर्ट करेंगे इस बात पे, तो फिर वो हम उससे पता चलता है कि ये रीजन है और ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पे जो पॉइंट वो प्रूव कर रहा है ना, वो ये नहीं प्रूव कर रहा कि ज्यादा एग्जामिनेशन टाइम लिमिट कैंडिडेट पे इम्पोज करते हैं। वो ये प्रूव कर रहा है कि ये बात बहुत मुश्किल है जस्टिफाई करना, कि ऐसा क्यों होता है। सही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्हाट आर द रीजंस? रीजन क्या होती है आर्ग्यूमेंट में? रीजन आर द पॉइंट्स और एविडेंस यूज्ड टू सपोर्ट अ क्लेम और somebody कंक्लूजन। is waiting in the room, निखत जो है ना वो वेट कर रही है वेटिंग रूम। या तो वेटिंग रूम डिसेबल कर दें। इसको डिसेबल कैसे? होस्ट टूल्स में जाइए। आगे बताएं। नहीं, ये होस्ट टूल्स जहाँ पे लिखा हुआ है शेयर के राइट साइड पे। जी। मैं सही जगह पर हूँ? नहीं, आप बिल्कुल गलत जगह पे। मैं कह रहा हूँ होस्ट टूल्स जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस जगह पे जाना है। ओके 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 ओके, जी जी, अब बताएं। अब यहाँ पर, यहाँ पे वेटिंग, अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेटिंग रूम का सबसे टॉप पर देखें, लॉक मीटिंग के बिल्कुल नीचे। लॉक लॉक मीटिंग इसको तो आप इनेबल वेटिंग रूम है। वो डिसेबल कर दें, बस क्लिक करेंगे ठीक है, वो ऑप्शन हट गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द रीजंस? रीजन आर द पॉइंट्स और एविडेंस यूज्ड टू सपोर्ट अ क्लेम और कंक्लूजन। हमें पता है कि एक आर्गुमेंट में रीजंस और कंक्लूजन दो मेन पॉइंट होते हैं। रीजन वो पॉइंट होता है जो एक क्लेम को सपोर्ट करने के लिए पॉइंट दे रहा होता है, एविडेंस दे रहा होता है। रीजन का फंक्शन क्या होता है? दे कन्विंस द ऑडियंस, दे प्रोवाइड एविडेंस, दे एक्सप्लेन व्हाई समथिंग शुड बी बिलीव्ड, दे स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, दे मेक द आर्गुमेंट मोर लॉजिकल एंड क्रेडिबल। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आर्गुमेंट है स्टूडेंट शुड गेट मोर स्लीप बिकॉज इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन क्लास। अब यहाँ पे जो बात कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा सोना चाहिए। क्यों ज़्यादा सोना चाहिए? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन क्लास में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो इसकी रीजन है ना कि कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसने वाई हमें दिया, क्यों हमें रात को ज्यादा सोना चाहिए, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो गया, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट लॉजिकल और क्रेडिबल हो गया। सो रीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के लिए रीजन और कंक्लूजन दो मेन पार्ट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई रीजन मैटर? Without reason, a statement is just an opinion. When we add reason, it become an argument. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रीजन ही नहीं होगी ना, तो हम जो भी स्टेटमेंट कह रहे होंगे ना, वो आर्गुमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी ओपिनियन होगी। ठीक है। आर्गुमेंट एनालिसिस में हम वी फोकस ऑन रीजंस सपोर्टिंग कंक्लूजन, नॉट ऑन दोस एक्सप्लेनिंग इमोशंस और इवेंट्स। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें वो वाले रीजन पे फोकस करना चाहिए जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। जो इमोशंस या इवेंट एक्सप्लेन कर रहा हो उसकी तरफ हमने नहीं जाना। तो ये इम्पोर्टेंट अपने माइंड में एनालाइज करते हैं। कॉमन इंडिकेटर वर्ड्स, कुछ इंडिकेटर वर्ड्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं, वो है बिकॉज, सिंस, फॉर, द रीजन फॉर दिस इज गिवन, दैट, एज शोन बाय। अच्छा, हमने कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स भी पढ़े हैं, किसी को याद है वो कौन से थे? किसी को याद है हमने कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स पढ़े थे, वो कौन से थे? therefore, hence। गुड। सो ठीक है, ठीक should, है। हाँ,
बिल्कुल ऐसा कैन नॉट। वेरी गुड, आप लोगों को तो याद है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग रीजंस विदाउट इंडिकेटर वर्ड्स। जब हमारे पास इंडिकेटर वर्ड नहीं होता तो उस वक्त हम खुद से लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं आर्ग्यूमेंट को, और फिर हमें पता चलता है कि हाँ रीजन क्या है। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज द पैसेज ट्राइंग टू परsuade मी टू बिलीव, कि यहाँ पे जो पैसेज है वो मुझे क्या बिलीव करवाना चाहते हैं, नजर मुझे आपकी किस। आवाज बहुत कम होगी है। अब आवाज आ रही है? वो ऐसे है, आपका माइक ना साइड पे हो जाता है, उस वजह से आपकी आवाज थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही है? जी अभी तो ठीक है। ओके ओके। तो हमें जब इंडिकेटर वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे क्या जो बंदा है वो मुझे परसुएड कर रहा है बिलीव करने के लिए। क्योंकि जब हम वो चीज़ वो बिलीफ ढूंढ लेते हैं, वो बेसिकली हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, जब हमें कंक्लूजन मिल जाता है तो फिर हम उसके सपोर्ट करने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी रीजंस होंगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ पे परसुएजन क्या हो रही है, ताकि हमें कंक्लूजन मिल जाए और रीजंस फिर बाद में हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। What is conditional statement? Definition is a conditional statement expresses a condition and then its result, usually with if then. Example है, if a student studies hard, then they will likely pass the exam. कंडीशनल स्टेटमेंट में एक कंडीशन होती है और उसका एक रिजल्ट होता है, और ये यूजुअली इफ एंड देन को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर स्टूडेंट ने ज़्यादा मेहनत मतलब सख्त मेहनत की तो ही वो एग्ज़ाम में पास हो पाएगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल है। यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये कि इफ और देन को हमें सेपरेट नहीं लेना। हमें ये नहीं कहना कि ये दो अलग रीजन या दो अलग पार्ट हैं, बल्कि हमने ये देखना है कि ये एक कंडीशनल रीजन यहाँ पे बात हो रही है इफ देन पार्ट में। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। What is joint reasons? Joint reasons are two or more reasons that work together to support our conclusion. One reason alone is not strong enough, they must be taken together. जॉइंट रीजन में हमें हमारे पास दो से ज़्यादा रीजंस कलेक्टिवली एक आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं। इसमें एक रीजन इनफ स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट करे। यहाँ पे एग्जांपल है कि द स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड रेगुलरली एंड अटेंडेड ऑल लेक्चर्स। अब यहाँ पे जॉइंट रीजन की एग्जांपल क्लियरली आप लोगों के सामने है कि उसने पढ़ाई की, उसने रेगुलरली पढ़ाई की और उसने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, तभी जाके वो एग्जाम में पास हुई है। तो एग्जाम में पास होने के लिए अकेला रेगुलरली पढ़ना इनफ नहीं है और सिर्फ लेक्चर लेना ही इनफ नहीं है। तो दोनों रीजंस ने मिला कि उस कंक्लूजन को सपोर्ट किया है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट रीजन। इंडिपेंडेंट रीजन की डेफिनेशन ये है कि दे आर सेपरेट रीजंस दैट ईच सपोर्ट द कंक्लूजन ऑन इट्स ओन। इवन इफ वन रीजन इज रिमूव्ड द आर्ग्यूमेंट स्टिल स्टैंड। अब इंडिपेंडेंट रीजंस में जितनी भी रीजंस होती हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर रही होती हैं कंक्लूजन को। अगर एक फेल हो जाती है तो दूसरी इस काबिल होती है कि वो आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली साउंड करती है। यहाँ पे एग्जांपल है, द स्कूल शुड इंस्टॉल कैमरास बिकॉज दे इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड दे रिड्यूस बुलिंग। स्कूल को कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, एक रीज़न है, और दूसरी रीज़न है कि ये बुलिंग को रिड्यूस करते हैं। अब दोनों में से एक रीज़न भी स्ट्रॉन्ग इनफ है कंक्लूजन को support करने के लिए।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ रीजंस। रीजंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक है फैक्चुअल कॉमन नॉलेज। जब हम रीजंस दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम जनरल ट्रूथ की बेस पे दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे दे रहे होते हैं जो हम देखते हैं और जानते हैं, बाज़ औक़ात हम मोरल प्रिंसिपल की बेस पे दे रहे होते हैं कि एथिकल जजमेंट होती है तो हम उसकी बेस पे रीज़न बना रहे होते हैं। समटाइम्स प्रिडिक्शन की फॉर्म में होती है रीज़न, समटाइम एविडेंस की फॉर्म में होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रीजंस। हमें रीजंस को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है फाइंड द कंक्लूजन फर्स्ट। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू प्रूव। अब यहाँ पे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप कंक्लूजन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ना, तो आप डेफिनेटली रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें कि इस मेन पॉइंट को क्या बातें या क्या स्टेटमेंट्स सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। नंबर टू इज लुक फॉर इंडिकेटर वर्ड्स। नंबर थ्री इज आस्क व्हाट स्पोर्ट्स द कंक्लूजन। यानी अपने आप से पूछें कि इस कंक्लूजन को जो मैंने फाइंड आउट किया है कि कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है, वो रीजन होगी हमारी। ठीक है। इसके बाद है चेक वेदर द रीजन आर जॉइंट और इंडिपेंडेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा जॉइंट और इंडिपेंडेंट रीजन क्या होते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जॉइंट है या इंडिपेंडेंट है। फिर सी इफ देयर इज एन इंटरमीडिएट कंक्लूजन। इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्या होता है? ये होता है कि समटाइम्स ना हम कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स में हमने एक मेन पॉइंट प्रूव करना होता है। उस मेन पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम स्मॉल पॉइंट प्रूव करते करते अल्टीमेटली हमने अपना मेन पॉइंट प्रूव कर कर देते हैं। ठीक है। तो वो जब हम पॉइंट प्रूव कर रहे होते हैं तो वो मेन पॉइंट नहीं होता, बट वो एक स्मॉल पॉइंट होता है जो प्रूव हो चुका है। वो इंटरमीडिएट कंक्लूजन होता है यूजुअली। उसको हम एज ए रीजन भी प्रोवाइड करते हैं कि ये मेन आर्ग्यूमेंट की रीजन है, इस वजह से ये मेन आर्ग्यूमेंट प्रूव हो रहा है। तो समटाइम्स उसको इंटरमीडिएट कंक्लूजन एज ए रीजन भी दे मतलब दोनों एक ही तरह से यूज होते हैं। इसके बाद इवेल्युएट करते हुए देखना चाहिए कि जो रीजंस हैं ये क्या रेलिवेंट हैं, क्या ये सफिशेंट हैं, क्या ये ट्रू है इस कंक्लूजन के हिसाब से। इस तरह से हम रीजंस को रिकग्नाइज करते हैं एक आर्ग्यूमेंट में। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कीप आस्किंग। मेरा 1 मिनट दे दीजिएगा, उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड लास्ट स्लाइड। कोई ओके। डिस्कशन है आप उसमें कर लीजिए, इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। थैंक यू शिकेब। आज आपने क्या पढ़ा, एक दफा रिकैप कौन करेगा अदर देन मुनज़्ज़म? चीज की रिवीजन किया आपने? ये बताइए, आज किस चीज की रिवीजन कर रहे थे? कौन से कॉन्सेप्ट है जिनकी हमने रिवीजन अभी की है? नजर देखिए, आपके जो है ना क्लास के बंदे जो है ना, वो आपको अभी भी नहीं बता रहे कि आज हमने क्या पढ़ा, कि हम किस चीज से हटे। ओके, 1 मिनट दे दीजिए। इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो इस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं लैंग्वेज को डिस्कशन करते हुए, कि हम लैंग्वेज के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्रिटिकल रीजनिंग यूज कैसे हो रही होती है।
ये चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इस बारे में मैं इसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँ। मैम चैट में एक पर्सन ने समराइज किया आपकी है, वी वैसे जस्ट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डिड। मैं कह रही हूँ कि चैट में ना एक पर्सन ने समराइज किया है कि वी जस्ट डिड आर्गुमेंट रीजन रीजन काइंड। चैट में किया। हाँ। Nice. मैं एक्चुअली ना अभी जो बना रही हूँ थोड़ी सी स्लाइड, वो थी प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कि स्टडी हम करते हैं कि लैंग्वेज बात का इस तरह से इस्तेमाल हो रही होती है, इसके अंदर अम, आपको एक्सप्लिसिटली चीज़ें नहीं कही जा रही होती, लेकिन अम, मतलब ऐसे बात की जा रही होती है जैसे कि छुपी हुई बातें होती हैं। दैट्स व्हाट यू मीन बट यू डोंट से इट क्लियरली। इसी दफा हमने कुछ चीजें देखी थी। आज मैं आपको कुछ पॉइंटिंग लैंग्वेज, बिफोर वी गो फॉर इम्प्लीकेचर, कि इम्प्लीकेचर में भी कुछ चीजें पॉइंट आउट की जा रही होती हैं, वो हमें स्टडी करनी होती है। वो मैं बस कॉपी कर रही हूँ थोड़ी सी एग्जाम्पल, इजी से एडवांस की तरफ। एक मिनट, मैं डिस्कोर्स लिखा कर देती हूँ। चल गया मेरा, तो आपको एक दफा पूरा ही एनालिसिस आपके सामने आ जाए कि लैंग्वेज जब हम यूज कर रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। once I'm done, मैं आपके साथ साथ ही स्लाइड शेयर कर दूंगी अपना कर लूंगी। ठीक है मैम। पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था, बताइएगा थोड़ा सा। यहाँ स्पीच एक्ट तेरी पढ़ी थी। स्पीच एक्ट में मैंने बहुत सारी पिछली दफा पढ़ाई थी मैंने आपको स्पीच एक्ट, नहीं उससे पिछली दफा आई थिंक करवाया था आपको स्पीच एक्ट के बारे में, कि किस तरीके से हाँ जी। हमारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं स्पीच, राइट। यस, वो फिर हमने पिछली से पिछली क्लास में किया था। पिछले से पिछली क्लास में हमने क्या किया? तो कौन कौन सी आपने पढ़ी थी स्पीच एक्ट्स? वो अभी याद तो नहीं है, रिकॉल तो नहीं कर सकती थी। कि बावजूद से बोलिएगा कि वोल्टेज नहीं सही हो रही, एसी नहीं चल रहा। नानी अम्मा को गर्मी लग रही है। जी जी, वो किसी को भी बुला के ना दे दिखाएं। नानी अम्मा को बता देना। ओके जी, वेल डन।
Okay, share this slide. Invisible. यस मैम, विजिबल। जी, मैं थोड़े से आपको ना ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ जो कि हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। कि अ, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक जुमला है, ये बहुत ही आसान सा जुमला और इसको समझना बहुत इजी है। जैसे मैं कहूँ किसी को कि टेल मी अबाउट इट, beat it, be gone, do you want this, do I want this from you, let get lost, somebody rats, इस किस्म के जितने भी वर्ड्स, सेंटेंसेस या अटरेंसेस आपके मुंह से निकलते हैं, ये तमाम के तमाम के पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होता है और आप इनका मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे पता है शट अप का क्या मतलब होगा या बी गॉन गेट लॉस्ट का क्या मतलब होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस कॉन्टेक्स्ट पे इस्तेमाल किए गए हैं पास। ठीक है। सो जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा तब तक हम लैंग्वेज के अंदर जब हम यूज करें, लैंग्वेज के अंदर जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो हम कुछ लफ्जों को आइसोलेशन में देखते हैं, उसको हम डिक्शनरी डेफिनेशन कह देते हैं, उसको हम सिमेंटिक्स के डोमेन के अंदर स्टडी करते हैं जिसमें मीनिंग को किसी पॉजिटिव या नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ लिंक नहीं किया जाता, एक इंतहाई न्यूट्रल मीनिंग को स्टडी किया जाता है। जबकि प्रेगमेटिक्स के अंदर लैंग्वेज जो एक्चुअली यूज हो रही होती है सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको स्टडी किया जाता है। बड़े मजे की एक डेफिनेशन दी जाती है स्पेनिश के अंदर कि प्रेगमेटिक्स एक्चुअली है क्या। कहा जाता है व्हेन अ डिप्लोमैट सेज यस ही मींस परहैप्स, एंड व्हेन ही सेज परहैप्स ही मींस नो, एंड व्हेन ही सेज नो ही इज नॉट अ डिप्लोमैट। ठीक है। सो इस तरह लेडी के बारे में क्या जाता है, व्हेन शी सेज नो शी मींस परहैप्स, व्हेन शी सेज परहैप्स शी मींस यस, व्हेन शी सेज यस शी इज नॉट अ लेडी। तो मतलब ये कि देखें लैंग्वेज किस तरह वेरी करती है कि डिप्लोमेट कभी नो कहेगा ही नहीं, कि अगर वो नो कह देगा वो डिप्लोमेट नहीं, और जब वो यस कहता है उसका एक्चुअली में मतलब यस नहीं होता, वो परहैप्स मतलब होता है। ओके, बैकग्राउंड इसमें जब हम प्रैग्मेटिकली किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि स्पीकर की मीनिंग क्या है, जो बोलने वाला है वो क्या कम्युनिकेट, उसकी इंटेंशन क्या है, फिर किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात की जा रही है, उस कॉन्टेक्चुअली वो बात जो है उसका मतलब वेरी कर जाएगा। और फिर प्रेगमेटिक्स के अंदर हमें ये अच्छे से पता होता है कि जो बात कही गई है उसका लिटरल मीनिंग, यानी उसके वर्ड्स के ऊपर आप स्टडी करेंगे तो मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन अगर आप उसे कॉन्टेक्चुअली स्टडी करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो मोर गेट्स कम्युनिकेटेड देन इज सेड। प्रेगमेटिक एक ऐसी स्टडी है जो एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस भी है, यानी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस हो सकता है और बहुत सारे डिस्टेंसेस है, ये आगे हम स्टडी करते हैं। उसके मुताबिक की लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है। इसलिए मैं ये सारी चीजें हमारी क्रिटिकल रीजनिंग के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ लफ्जों को देख रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट को स्टडी नहीं कर रहे थे। कई दफा हमारा मतलब निकाला हुआ गलत हो जाता है क्योंकि हमें हर चीज के अंदर सिर्फ लफ्जों को नहीं देखना होता, उसके इर्द गिर्द की सारी चीजों को भी देखना होता है। तो इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा आपको अपनाया है। जब pragmatic स्टडी ऑफ मीनिंग कम्युनिकेटेड जैसे बाय स्पीकर और राइटर, इंटरप्रेटेड बाय लिसनर। तो प्रिग्मेटिक में मीनिंग कम्युनिकेट होता है स्पीकर के जरिए या राइटर के जरिए, उसको इंटरप्रेट करता है लिसनर या रीडर।
फिर interpretation of what people mean in a particular context. What infer किया जाता है, approach to explore how listener can make inference about what is said. Which a type of study which explores how great deal of what is unsaid is recognized as a part of what is communicated. So infer करना मतलब उसने ये कहा, इसका मतलब क्या था, ये जो है ना रिकग्नाइज करना एक्चुअली प्रिग्मेटिक स्टडी का पीक होता है। अच्छा, फिर प्रिग्मेटिक स्टडी जो होती है उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द डिटर्मिनेंट ऑफ चॉइस बिटवीन द सेड एंड अनसेड इज अ नोशन ऑफ डिस्टेंस। कुछ चीजें आप कहते हैं, कुछ चीजें आप अनसेड रखते हैं, ठीक है। Closeness, whether typical, social, conceptual, implies shared experience. आप कितना करीबी रिश्ता है आपका, वो टिपिकली कितना करीबी है, सोशली या कॉन्सेप्चुअली। अच्छा, टिपिकली ये जो होती है ना जिसको हम अप्रोक्सीमेटी इसको कहते हैं, कितना करीब, दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है इस पर, कितना करीबी रिश्ता है हमारा, कितने कोई मेरे करीब खड़ा है, या मैं ऐसे ये कहूँ कि मेरे करीब कितना हाँ खड़ा है टिपिकली। सोशली ये है कि मैं मेरा अपने बॉस के साथ जो डिस्टेंस है सोशली वो डिफरेंट है। मैं उनके साथ फॉर्मल लैंग्वेज यूज करके बात करूंगी, कभी इनफॉर्मल नहीं होंगी। अब ये फर्क है, मेरे बॉस के पास दो चॉइसेस हैं, वो मेरे साथ इनफॉर्मल बात भी कर सकते हैं और फॉर्मल बात भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं सबऑर्डिनेट हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि मैं या तो मैं सिर्फ उनके साथ फॉर्मल ही रहूंगी। जी भाई, ठीक है। तो जिनके साथ हमारा सोशल डिस्टेंस होता है उनके साथ हमारा ये होता है कि जो सुपीरियर होते हैं उनके पास चॉइस होता है फॉर्मल इनफॉर्मल होने का, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके पास सिर्फ फॉर्मल ही एटीट्यूड रखने का चॉइस होती है। कॉन्सेप्चुअल डिस्टेंस किसको कहते हैं, मैं और आप इकट्ठे बैठे हैं और मेरी और आपका जहन काफी हद तक मिलता जुलता है, हम लोग इकट्ठे बैठ के, अब जैसे सोर्स कोड के जितने स्टूडेंट्स हैं, सोर्स कोड के स्टूडेंट्स जितने, मोस्ट ऑफ देम हैव द सेम स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, वो इकट्ठे इसी वजह से एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ चीजें सेम हैं, ठीक है। हो सकता है वो चीजें आपके अपने ब्लड रिलेशन में, आपके अपने सगे बहन भाइयों के साथ जो है ना वो डिफरेंसेस आ रहे हों। कई बातें हैं सोर्स कोड के साथ, जो मेरे क्लास फेलोज हैं मैं उनके साथ ओपनली बात कर लेती हूँ, अपने कोई मतलब मैं किसी बात पे परेशान हूँ तो वो मैं शायद अपनी सगी बहनों से नहीं कर पाती। ये है कॉन्सेप्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। Based on the assumption how close or distant the listener is, speaker determine how much needs to be said. बाद दफा ये होता है कि आपका सोशल डिस्टेंस इस किस्म का होता है कि आप अपने बॉस के कमरे में गए and you know that you do not have more than 2 minutes to say what you're supposed to say. Why? Because you're socially distant from that person. आपकी उनके साथ frankness नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, और मेरे पास कितना टाइम है अपनी बात कहने के लिए। ये है रिलेटिव डिस्टेंस जिसको हम स्टडी करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, which studies how people use language in a context and why they use language in that particular way. So pragmatics के अंदर how utterances are used and it's about interpreting what the speaker means. कि कैसे utterances को इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे क्या बोलना होता है। मजदूरों के साथ बात करते हुए आपकी लैंग्वेज चॉइसेस, वर्ड चॉइसेस कैसे होते हैं, बच्चों के साथ लैंग्वेज चॉइसेस, वर्ड चॉइस कैसे आप रखते हैं, ये फर्क होता है। सो इंटरप्रेट, फिर उसी हिसाब से लोग मीनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज जो हम स्टडी करते हैं आमतौर पे, देखिए जो भी आप किसी जुमले का मतलब निकाल रहे हैं ना, इसका ये मतलब हो सकता है, तो not only it is about the meaning of the word that has been used but also very important कि किस context के ऊपर
वो बात कही गई। आप किसी मैसेज को इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कि ये बात उसने किस वक्त कही थी, क्या सिचुएशन थी, गुस्से में कही थी, मोहब्बत में कही थी, ठीक है, अदावत में कही थी, किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, उस वक्त क्या डिस्कशन थी, उधर कौन कौन बैठा हुआ था वगैरह। सो कॉन्टेक्स्ट जैसे वेयर शुड बी मीट, ये देखें एक सिचुएशन आपके पास आ गई, स्पीच इवेंट है, वेयर शुड बी मीट, वी कैन मीट एट द बैंक, आई नीड टू कैश अ चेक, सॉरी ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत आ रही है, ये एक्चुअली पिक्चर है जो कि मैंने ली है। I will be here waiting for you. Now, where is here? Here का क्या मतलब हुआ? ये बैंक कौन सा वाला बैंक है? ठीक है, बैंक तो दो तरह के होते हैं, ठीक है, बैंक तो रिवर बैंक भी होता है और एक कमर्शियल बैंक भी होता है. So we need to be. So meaning is contextually sensitive. Why? Because examine the following set. I am busy now, so you can't stay here. Come back later. Who is I? When is now? Where is here? And come back to what place? And when is later? Meaning is subjective to context. मैं इसीलिए कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है. कॉन्टेक्स्ट कितनी किस्में हैं, किस किस किस्म के अंदर लोग मीनिंग बदलेगा. कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी कॉन्टेक्स्ट फिल इन द डिटेल्स एंड अलाउज फुल अंडरस्टैंड. कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि ये जो बात हुई है ये किस सिचुएशन में हुई, वो एक फिल करता है उस डिटेल को और फिर आपकी फुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. Context in discourse that surrounds the language unit and helps to determine the interpretation. अब अभी आप क्रिटिकल रीजनिंग में जितनी मर्जी इंटरप्रिटेशन सीख लें, इस लफ्ज में ये कंक्लूजन है, ये वो, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपकी सारी की सारी हार्डवर्क जाया हो सकती. Context refers to the circumstances and conditions surrounding communication and help determine the meaning. Jैसे why context is helps in understanding the intended meaning, reduces misunderstanding, clarify ambiguous language, and connects language with the situation. ठीक है. अच्छा, इसके काफी सारे कॉन्टेक्स्ट के सब पार्ट्स होते हैं. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट होता है, लिंग्विस्टिक होता है, सोशल होता है, और भी बड़े हैं, भी हम स्टडी करते हुए जाते हैं. फिजिकल कॉन्टेक्ट में यानी कि कॉन्वर्सेशन कहाँ हुई थी, कौन कौन उधर मौजूद था, क्या क्या एक्शंस हो रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इमरान खान बैठे हैं जनाब अपने ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम में लोगों से बातें कर रहे हैं, इर्द गिर्द कौन बैठा है और क्या हो रहा है वहाँ पे गुफ्तगू के. तो फिर इमरान खान जो है ना अपने कंटेनर पे खड़े हैं और साथ उनके कौन कौन है, सामने उनके क्या लोग झंडे लहरा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ये एक्शन हो रहे हैं ना. और ये जो चीजें होती है ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए. ठीक है. हम सबसे पहले हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ही देखते हैं. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. ठीक है. वो प्लेस लोकेशन भी हो सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो भी हो सकते हैं. यही जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है कि एक कमरा है, कमरा हमारे दिमाग में एक घर का कमरा आ जाता है, नहीं नहीं वो जेल का कमरा भी हो सकता है. ठीक है. एक्शन जो ओकर हो रहे हैं वहां पे, क्या है, आप देख रहे हैं कि आपके सेल के सामने एक और सेल है जिसके अंदर किसी की पिटाई लगाई जाती है और उसकी चीखों की आपको आवाज आती है. तो कुछ भी हो सकता है. एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती है. The same word may have different meaning depending on physical surrounding. अब यहाँ पे एक मिसाल देख लेते हैं हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की. बी केयरफुल इट्स हॉट, ये कहाँ गया गया है, किचन के अंदर. अब किचन का कॉन्टेक्स्ट है तो आपको पता चल गया है कि इट इज हॉट मीन्स द मदर एंड चाइल्ड आर इन द किचन, फूड इज कुकिंग and the hot pan is nearby. The child understands that the mother is referring to the hot pan or the food. Environment helps identify meaning. यहाँ पे environment ने आपको बता दिया कि यहाँ पे बैठ के अम्मा अगर कह रही है कि ये गर्म है, इसका मतलब है कि ये जो पैन है हॉट पैन ये गर्म. ठीक है. इसी तरह क्लासरूम सिचुएशन में होता है. ओपन इट टू पेज 45. Students have notebooks. Teachers are conducting class and lesson
is in progress and it refers to the textbook. Physical object and classroom setting clarify the meaning. यानी कि it का क्या? Open it. अब open तो दरवाजा भी खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे open का क्या? अब देखिए बहुत सारे ना आपके मीम्स बने होते हैं इस किस्म की ना चीजों के ऊपर, क्योंकि लोग जो है ना वो मजाक उड़ाने में इस किस्म की बनाते मीम्स। कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशन रूम है। अब ये स्कैफोल्ड है, एक ये टूल होता है जिसके साथ सर्जरी की जाती है। तो वहां पे उसने एक लफ्ज बोला, सर्जरी इज टेकिंग प्लेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रेजेंट एंड मेडिकल स्टाफ नोज देयर रोल। तो असिस्टेंट ने इमीडिएटली उसने उसको ये स्कैफोल्ड पकड़ा दिया है। यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे, मिनिमल लैंग्वेज इज नीडेड बिकॉज फिजिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे आपके घर में कोई आपका दोस्त आता है, आप घर में इकट्ठे ही एंटर हुए हैं और आप दोस्त को कहते हैं चाय, हमने सिर्फ चाय कहा है, उसको समझ आ गई है कि आप उसे ऑफर कर रहे हैं चाय पियोगे, ठीक है। तो आपने पूरा जुमला नहीं बोला। तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिनिमम लैंग्वेज के साथ भी दे देता है। Physical context में if the location will influence interpretation and if you see the sign, जैसे यहाँ पे एक ये ना काफी बड़ा है। यहाँ पे देखें कि if you see a sign like near a school, slow down pupil crossing the street. It does not mean that you have to slow down because you can run over the eye pupil and reduce it to a pulse. आंखों का भी pupil होता है। यहाँ पे pupil वो बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। स्लो डाउन। सो हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये कौन सा वाला pupil, ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के। फिर आते हैं एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट refers to the shared knowledge, beliefs and background information between the speaker and listener. बाज़ दफा हमारा घर का, जिसे हम घर बहन भाई हैं सारे, हमारा एक शेयर कॉन्टेक्स्ट है, हमारा एक शेयर्ड बिलीव्स हैं और हमें पता है कि हमारे घर में कौन से लफ्ज का क्या मतलब होगा। उस वजह से हमें एक दूसरे की बात बड़े अच्छे से समझ आती है। कोई और बाहर से बंदा आया हो तो उसको ये बात समझ नहीं आएगी। Include shared experiences, common memories, cultural knowledge and mutual understanding. ठीक है। अब ये कितनी सारी चीजें हैं ना, shared experiences, common memories, cultural knowledge and mutual understanding. Communication becomes easier when people share knowledge. ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एपिस्टेमिक, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है शेयर्ड एग्जाम। एग्जाम वाज डिफिकल्ट, बोथ स्पीकर इंटेंडेड द सेम एग्जाम, ठीक है। Both understand which exams are being discussed and shared knowledge removes the need to extra explanation. वो अंदर आया। हमें ये भी एक शेयर्ड नॉलेज है कि वो अंदर आया का मतलब है कि वो जाहिर है दरवाजे से ही अंदर आया होगा, हम आमतौर पे दरवाजे से ही अंदर आ, ठीक है। आवाज बेटे अभी तक आपको बातें समझ आई हैं जो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और आपको अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ हमें वो वर्ड जो कि हम रोजाना लेक्चर्स के अंदर देख रहे होते हैं, हमें वो अहम है, हमारे लिए जानना जरूरी है उनके मीनिंग्स भी,
लेकिन उनको भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता जब तक कि हम ये ना जाने कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले गए या किस कॉन्टेक्स्ट पे लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम की नॉलेज, जैसे मैं अभी कौन सी मिसाल दे रही थी आपको, वो आया तो हमें पता ही है कि वो शेयर्ड नॉलेज है हमारा, कि आमतौर पे लोग दरवाजे से ही अंदर आते हैं। अगर हमने किसी को कहना ना वो खिड़की से अंदर आया, तो दिस इज नॉट अ शेयर्ड नॉलेज, दिस इज नॉट शेयर्ड नॉलेज, क्योंकि खिड़की से किसी का आना कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो अलग से बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है पास्ट मिस्टेक, डोंट रिपीट लास्ट ईयर्स मिस्टेक। ये एक जुमला है। फादर एंड डॉटर बोथ रिमेम्बर मिस्ड एप्लीकेशन डेडलाइन। अच्छा, डॉटर इमीडिएटली अंडरस्टैंड द वार्निंग, द लिसनर इंटरप्रेट्स मीनिंग थ्रू शेयर्ड मेमोरी। अब देखिए, ये बात अगर कोई बाप अपनी बच्चे को कह रहा है और कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो कि वो इसका कुछ और मतलब ले सकता है, लेकिन बेटी को समझ में आ गया है कि व्हाट इज माय फादर रिफरिंग टू। ये होता है मतलब ऐसा कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से एक कॉन्टेक्स्ट शेयर कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल रेफरेंस का देख लेते हैं। दिस कुड बिकम अनदर वाटरगेट। वाटरगेट एक इंसिडेंट है, पॉलिटिकल स्कैंडल है। तो लिसनर नो अबाउट वाटरगेट पॉलिटिकल स्कैंडल, ठीक है, एंड द स्पीकर इम्प्लाइज करप्शन एंड पॉलिटिकल स्कैंडल। तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज आर नेसेसरी फॉर फुल अंडरस्टैंड। अगर आपको वाटरगेट का पता ही नहीं है कि वो क्या है, तो फिर आप इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कि इसका क्या मतलब, ये क्या कहा है। आपको पता है मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों के अंदर प्रिग्मेटिक कॉम्पिटेंस कम होती है उनके साथ क्या क्या मसाइल हैं। अच्छा, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू words, sentences और utterances surrounding the statement. इसको co-context भी कहते हैं या verbal context भी कहते हैं। Meaning is interpreted through sound surrounding language. जैसे हम कहते हैं ना कि reference to the context, यानी जो भी राइटर ने इससे पहले लिखा था जो उसके बाद में लिखा था। हम कुरान का भी जब भी रेफरेंस दे रहे होते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि कुरान में इससे पहले अल्लाह ताला ने क्या बोला था। आप मतलब विदाउट कोटिंग द रेफरेंस, पीछे वाला बात किए बगैर बीच में से उठा के आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मीनिंग ही बदल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जिहाद की मिसाल दी जाती है कि उनको जहाँ भी मिलता है मारो, अक्सर इसी को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा होता है, क्योंकि उसके आगे पीछे की आयतें जो है वो मेंशन नहीं की जाती। ठीक है, सो मिसिंग कैट, सारा लॉस्ट हर कैट, ये एक सिचुएशन है। इट फाइनली केम बैक, अभी एक सिचुएशन आई है कि सारा की कैट जो है वो गुम होगी। इट फाइनली केम बैक, किसी ने कहा इट रिफर्स टू द कैट। ठीक है, अब इट सारा वापस आ गई। नो नो, इट रिफर्स टू द कैट। प्रीवियस लैंग्वेज हेल्प आइडेंटिफाई रेफरेंसेस। अच्छा, जो कि मैंने अगला जो टॉपिक आपको इसको पढ़ाना है ना वो है डिक्टिक मार्कर। इसके अंदर ये पॉइंटिंग लैंग्वेज हम यूज करनी सीखेंगे। इसके बाद ये चंद एक बेसिक्स हैं इम्प्लीकेचर को समझने के लिए, कि इम्प्लाइड मीनिंग जो होता है उसमें ये लफ्ज जो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, इट, दैट, दिस, देयर, सम टाइम अगो, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज किस तरफ पॉइंट करती है और कैसे करती है, आगे की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है या पीछे बैक किसी रेफरेंस को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो उसका ये मैं ना आपका एक कह ले तमहीद बना रही हूँ। सो प्रीवियस लैंग्वेज हेल्प्स आइडेंटिफाई रेफरेंस कि इट का मतलब क्या है। एक देखिए, प्रोनाउन रेफरेंस आ जाता है, अली ड्रॉप द ग्लास, इट ब्रोक इमीडिएटली। यहाँ पे इट रिफर्स टू द ग्लास। ठीक है, प्रीवियस प्रोनाउन गाइडेड प्रोनाउन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एम्बिग्युइटी यहाँ पे आती है, द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल बिकॉज दे feared criticism. Okay, now who does they refer to, the committee or the proposal maker? बताइए आप। In the committee.
क्योंकि हम जब इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ रहे होते हैं तो ये नाउन की तरफ है। तो नाउन यहाँ पे द कमेटी, अगर प्रपोजल पे कर रहा होता तो देम यूज होता आई गेस। आई Okay. होप सो। They rejected the proposal because they feared criticism. ठीक है। अच्छा, अब कमेटी ने रिजेक्ट किया प्रपोजल। अब क्या ये प्रपोजल की तरफ दे का मतलब है कि दे feared criticism? ठीक है, दे feared criticism, तो दे refer to committee, दे refers to committee और proposal, वो प्रपोजल के हवाले से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कौन? कमिटी। So linguistic concept may both clarify and create ambiguity. So कई दफा ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ये बाद दफा तो आपको बहुत चीजें क्लियर कर देता है, लेकिन कई दफा एक एम्बिग्यूटी भी क्रिएट कर देता है इस किस्म के जुमलों में, कि ये दे का मतलब कमिटी की तरफ है या प्रपोजल की तरफ, इशारा किसकी तरफ किया है। ठीक है, तो linguistic context या इसको co-context पे set of other words used in the same phrase or context, as the word pupil हमने देखा है is homonym। ठीक है, how do we know which meaning is intended? कैसे पता चलता है कि कौन सा मतलब हमें लेना चाहिए? Usually by means of linguistic context. It is used in a sentence with words like teacher, classmate. We understand that pupil here means बच्चे। ठीक है, and if it is used with a word like I and dilatation, we know it means an eye pupil। ठीक है, तो हमें context से पता चलता है। मैम पिछली पिछली स्लाइड में होमोनिम का क्या मतलब है? अच्छा, नहीं ये आगे। होमोनिम्स, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये ना इनकी फैमिली में से इसको हम कहते हैं सेंस रिलेशन। ठीक है, सेंस रिलेशन होते हैं, जैसे जैसे ना होमोनिम मतलब होता है एक जैसे नाम। ओके। होमो मीन्स निम मीन्स नेम, सेम नाम। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे और कौन सा वर्ड होता है, एक जैसे नाम, एक जैसी साउंड। ठीक है, यहाँ पे प्यूपल जो है ना उसकी मिसाल दी है ना, तो प्यूपल बच्चों को भी कहते हैं और प्यूपल आई प्यूपल भी होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि कहते हैं लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, तो कहते हैं इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द होल एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर्स इंटेंशन, shared knowledge, also the cultural implications. And if we don't have the context or same knowledge about the situation, तो हम क्या क्या होता है फिर हमारा मतलब क्या हो जाता है कि मीनिंग becomes invisible। ठीक है, अगर हमें नहीं पता, नहीं पता है, हमें पूरी तरह क्या क्या चीजें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग किसी मैसेज की लेनी है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, इंटेंशन स्पीकर की किसी हद तक आपको अंदाजा होना चाहिए, शेयर नॉलेज आपको हो क्या, आप और वो कौन सी चीज शेयर कर रहे हैं, वो कौन सी बात कर रहा है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और कल्चर, उनके कल्चर में और आपके कल्चर में क्या चीजें फर्क होती हैं। लैंग्वेज का कल्चर से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, ये हमेशा याद रखना। सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है रिफर्स टू सोशल रिलेशनशिप, रोल्स एंड कल्चरल सेटिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ये सोशल स्टेटस के साथ लिंक्ड है। सोशल स्टेटस यानी कि अगर आपका बॉस है तो उसका उसका उसके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टेंस वाला है, यू कीप अ डिस्टेंस। ठीक है, और जब जहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है वहां पे लैंग्वेज फॉर्मल हो जाती है। आप जैसे ही कोई जुमला पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि ये जुमला बड़ा फॉर्मल तरीके से लिखा गया है, इसमें कोई स्लैंग इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके मतलब ये है कि जो राइटर है और रीडर है उनका रिलेशनशिप एक बड़ा फॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी इकट्ठे चलते हैं। अगर कोई कोई बहुत ही पोलाइट तरीके से आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब है वो बहुत फॉर्मल है। ठीक है, उसने आपके साथ एक फासला रखा हुआ। ठीक है, और
अगर जो इसी तरीके से फॉर्मेलिटी इंक्रीजेस, पोलाइटनेस इंक्रीजेस, आप अपने वालिदैन से, टीचर्स से बड़ा फॉर्मली बात करते हैं क्योंकि आपका एक फासले का ताल्लुक होता है, ठीक है। और अपने दोस्त अहबाब के साथ आप इनफॉर्मल होते हैं क्योंकि उनके साथ आप और आपकी लैंग्वेज बाज़ दफा पोलाइट भी नहीं रहती क्योंकि आपका इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। तो सोशल स्टेटस जितना दूर होता जाएगा, फॉर्मेलिटी इंक्रीज होती जाएगी, पोलाइटनेस इंक्रीज होती जाएगी। जितना सोशल स्टेटस कम होता जाएगा उतना ही फॉर्मेलिटी कम होगी, उतनी पोलाइटनेस कम हो जाएगी। फिर एक चीज और भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है कि कल्चरली आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा हो। जैसे हमारे बहुत से टैबू होते हैं, हम जुमले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम ओपनली बात नहीं कर रहे होते। इस तरह पावर रिलेशनशिप भी होती है कि किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। ये सारा सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस, और आपको लफ्जों के अंदर पता चल जाता है कि ये बंदा किस अथॉरिटी से बोल रहा है, ठीक है। क्या ये जिससे बात कर रहा है इसके पास अथॉरिटी है या सामने वाले के पास अथॉरिटी है, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस योर टोन। टोन होता है राइटर का एटीट्यूड, ठीक है। राइटर का एटीट्यूड, मैं अगर किसी टॉपिक के ऊपर लिखने जा रही हूँ या बात करने जा रही हूँ, उस टॉपिक के बारे में मैं खुद जाती क्या राय रखती हूँ वो मेरा एटीट्यूड है, और उसी को दूसरे लफ्जों में टोन कहते हैं। मेरी खुद उसके बारे में क्या राय, दैट इज द टोन। और ये अक्सर आपके वर्ड चॉइसेस में एग्जिबिट हो जाती है। जब हम बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम अक्सर मैं अपने सेल्स के बंदों से कह रही होती हूँ कि घर की जो टेंशन है ना, घर छोड़ के आया करो, क्योंकि हम जब बात करते हैं क्लाइंट की, आपकी तमाम फ्रस्ट्रेशन, वो क्लाइंट ओवर द फोन भी आपकी बातें समझ रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है और टोन, आपकी टोन ऑफ वॉइस है। एक तो टोन होती है ना जो जिसको एटीट्यूड कहते हैं, और आपकी टोन का ऊपर नीचे होना, ये तमाम कम्युनिकेट करता है व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, हाउ हैप्पी यू आर विद योर वर्क, एंड हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू आर। सो फ्रस्ट्रेशन भी आपके लफ्जों के चुनाव में आती है। और इसीलिए देखें, आपने बचपन से पोइट्री वगैरह पढ़ी है और आपने लिटरेचर पढ़ा है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो अक्सर बताया जा रहा था आपको ना, वो उनका हालात जिंदगी बताई जाती थी। कि शायर की हालात जिंदगी ये थी कि वो इतना गरीब था, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था। ये सागर साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि सागर साहब तो बेचारे बहुत ही मुफलिसी में चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद उनकी जो है ना, लोगों को पजीराई उनकी पोइट्री को दी गई। तो उनकी जो भी आप पढ़ते हैं लैंग्वेज, उन लैंग्वेज चॉइसेस से पता चल जाता है कि बंदे के हालात क्या है। वोकैबलरी और पोलाइटनेस, ये सब चीजें आपके अल्फाजों के अंदर नजर आ जाती हैं, आप छुपा नहीं पाते, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं स्टूडेंट टीचर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, ये एक फॉर्मल सोशल कॉन्टेक्स्ट है, फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग है, टीचर हैज द अथॉरिटी, ठीक है। लैंग्वेज एक्सप्रेसेस रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, ठीक है। स्टेटस आप देख लें। जॉब इंटरव्यू में, आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद योर कंपनी। अब ये इस कितना पोलाइटली कहा जा रहा है ना, ठीक है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयर एप्लीकेंट रिलेशनशिप है, और फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फिट्स द सोशल सेटिंग, ठीक है। आजकल के वैसे आमतौर पे जो जनरेशन जी है, खैर खास तौर पे, वो उनको इन चीजों की अक्सर सेंस नहीं है कि किससे कैसे बात करनी। अच्छा, पॉलिटिकल सेटिंग के मतलब, वी अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल एंड स्टैंड विद यू। The the politician adjusts speech style for rural farmers. यानी किसान है, उनके साथ बात करते हुए उसने एडजस्ट किया अपना स्पीच का स्टाइल। एनालिसिस इसके करें तो हमें पता चलता है, स्पीकर ऑफन चेंजेस द वोकैबुलरी, एक्सेंट, टोन, फॉर्मेलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड सोशल सेटिंग। आप अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपकी मीटिंग चल रही है आर्किटेक्ट्स के साथ, ठीक है। और आर्किटेक्ट्स के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं
तो आपकी लैंग्वेज और हुई। वही बात जाके अब आपने ना मजदूरों से करनी, तो आपकी लैंग्वेज चॉइसेस और हो जाएंगी, आपका स्टाइल बात करने का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। सो जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है लैंग्वेज के वर्ड चॉइसेस भी चेंज हो जाती हैं, और कई दफा सेम लैंग्वेज का मतलब वेरी कर जाता है। जो जुमला आपने आर्किटेक्ट्स के सामने बोला था उसका मतलब कुछ और होगा, और जब मजदूरों के सामने वो जुमला बोलेंगे मतलब कुछ और होगा। ठीक है। सो ये ओवरऑल इसका समराइज है, कंपैरिजन है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंट को और ऑब्जेक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं इर्द गिर्द में उनको बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा होता है, और टू हेल्प मीनिंग फ्रॉम द सराउंडिंग लिया जाता है। एपिस्टेमिक में शेयर्ड नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने किसी दोस्त को अपने घर लेके आए हैं और आपकी बहन या भाई ने आके आपके दरवाजा थोड़ा सा खोल के, आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप भी बैठे हैं, और आपको कोई एक ऐसी छोटी सी बात की है जिसमें आपके तो बदन में आग लग गई है, और आप एकदम से चीखना चिल्लाना आपने शुरू कर दिया है। साथ में आपका दोस्त बैठा हुआ हक्का बक्का देख रहा है कि अरे तुझे उसने क्या कह दिया ऐसा, तुम इतने भड़क रहे। क्या फर्क है? शेयर्ड नॉलेज का फर्क है। उस घर के अंदर आपके बहन भाइयों को पता है कि इस लफ्ज का क्या मतलब था, आपको नहीं, आप मेहमान हैं, आपको नहीं पता। तो ये यहाँ पे फर्क, मीनिंग फ्रॉम कॉमन अंडरस्टैंडिंग। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में अगेन प्रीवियस फॉलोइंग लैंग्वेज, जो पीछे बात हुई है उसके बारे में, जैसे हम कुरान को भी लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं। मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स। ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में रोल्स, कि कौन सा बंदा किस अथॉरिटी से बोल रहा है, ठीक है, और किस रिलेशनशिप से बात कर रहे हैं, और मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन सोशल सिचुएशंस। अच्छा जी, सेंटेंस एंड utterance का जनरली मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस पुट टुगेदर द ग्रामेटिकल रूल्स एंड लैंग्वेजेस, सेंटेंस आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियलाइजेशन नॉट फिजिकल इवेंट, जबकि utterances आर फिजिकल इवेंट्स। ठीक है, बट द मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये फर्क होता है इनके अंदर। हमने pragmatic कॉम्पिटेंस के बारे में कहा था, एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट फैशन। ठीक है, लैंग्वेज कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट फैशन के अंदर आप लैंग्वेज को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो यू हैव pragmatic competence। pragmatic competence फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मोर जनरल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, इसके अंदर जब लोगों के पास pragmatic कॉम्पिटेंस नहीं होती, प्रिग्मेटिक सोफे पे पड़ी थी, प्रिग्मेटिक कॉम्पिटेंस नहीं होती, तो उनके साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ये आपको अक्सर, मुझे कई दफा लगता है जैसे मेरे में भी कुछ है, लैक ऑफ वेराइटी इन लैंग्वेज यूज, यानी डिफिकल्टी आस्किंग क्वेश्चन और गिविंग कमेंट्स। ठीक है, एक ये हो सकता है। और इनके पास लैंग्वेज वेराइटी नहीं होती, यानी कि उनके पास लिमिटेड वोकैबुलरी होती। मेक इनअप्रोप्रिएट अनरिलेटेड कमेंट ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, ऐसी बात करते हैं जिसका टॉपिक से ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ इन बात करने के लिए, यू आर टॉकिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ गिविंग योर कमेंट्स ओनली, दैट्स इट। स्ट्रगल टू एक्सप्लेन हिज और हर थिंकिंग, अपनी सोच नहीं एक्सप्लेन कर पाते ऐसे लोग। दे बिकम इम्पोलाइट, एंड उनकी टोन जो होती है ना वो इम्पोलाइट हो जाती है, हालांकि बेचारों की इंटेंशन नहीं होती इम्पोलाइट होने की। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रेगमेटिक हम, आप देखें ना, कभी किसी मजदूर से बात करें ना, वो, हम लोग तो जब अपने किसी बॉस से बात कर रहे होते हो आप करके बात, वो अपने बाल बच्चों के साथ भी तू करके बात करेगा, तुम करके बात करेगा, और आप बड़े से बड़े प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी तुम के करके ही बात करेगा। ठीक है, या तो ये आपके बहुत करीब आके खड़े हो जाते हैं और खुद आप पीछे हटते, या बहुत दूर खड़े हो जाते हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते। प्रिग्मेटिक कॉम्पिटेंस नहीं है इन बच्चों। ठीक है, ये कहानियां जब सुनाते हैं तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं सुना पाते, डिसऑर्गेनाइज तरीका होता है। ठीक है, वो जिस तरह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं ना कहानी के अंदर, वो उसको सीक्वेंस नहीं कर पाते। दे स्ट्रगल विद द आई कांटेक्ट, जिस मैंने कहा कि ये आपसे नजरें नहीं मिला के बात कर पाते। मिस इंटरप्रेट मैसेजेस, आपको मैसेज आपने दिया,
तो भड़क जाते हैं बिला वजह। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम कितना गुस्सा, क्यों? उनको समझ ही नहीं आई, उनको एक्चुअल में समझ नहीं आई होती। ठीक है। या एक लड़की ने हंस के बात कर ली तो वो और की और बातें बना समझ जाते हैं कि इसका ये जो है ना, ये बंदी मुझे पसंद करती है। मिस इंटरप्रेट मैसेजेस। ठीक है। कंफ्यूज पीपल विद द फ्लैट इफेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस। उनके चेहरा इतना सपाट होता है, इतना फ्लैट होता है, पोकर फेस्ड होता है, हम उसको कहते होते हैं, जिसके अंदर एक्सप्रेशन नहीं होते चेहरे के, कि लोगों को समझ नहीं आती कि ये इसको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, या इसको पसंद आई है बात, या इसने रिजेक्ट कर दिया है बात। बिल्कुल समझ नहीं आती, लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके पास। इनको मजाक समझ नहीं आता, इनको तंज समझ नहीं आती, सार्कम कहते हैं उसके। और इनको फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हम शेर व शायरी में इस्तेमाल होता है, इस्तिआरे वगैरह, ये भी समझ नहीं आते। ठीक है। तो ये जो अल्फाज है, इनको जैसे मतलब एक दफा आप ना चाहते हुए भी ऐसे होते हैं ना, गुड फॉर नथिंग बोल जाते हैं। तो घर में जिसको तो पता है ना कि इसका क्या मतलब है, उसको समझ आ जाएगी। जिसको नहीं ना पता, उसने बिला वजह या तो हंसना शुरू कर देना कि जैसे कोई मजाक किया है, हालांकि मैंने तंज की है। गुड फॉर नथिंग। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं ना, यहाँ नई नई क्लास है, थोड़ी देर है, आप खाना खा लें। तो यहाँ भी रहा, कई दफा आप ना अपने घर में अफराद होते हैं, अपने सगे बहन भाइयों को तंज कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, वो इतना आपका सर खा रहे होते हैं कि आप मैंने एक दफा अपनी बहन को कह दिया था, शी इज एमएससी साइकोलॉजी, तो मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा तालीम भी कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़। अब समझ रही? सो मुझे नहीं लगता कि उसको समझ में आई थी मैंने क्या बात करी। ये नहीं, तुम इतना पढ़ गई हो, समझ तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। उस इल्म ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा अंदर जाके। ये तालीम तो हमेशा आपको अंदर से बदल देती। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसको हम डेक्सिस कहते हैं, लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। ये पॉइंटिंग लैंग्वेज होती है। अब आप इशारा करते हैं और कहते हैं वो, ये, यहाँ, वहाँ, तुम, मैं, ये सब डिक्टिक्स है। ठीक है। डिक्टिक मार्कर्स जो होते हैं रिफर्स टू द वर्ड एंड एक्सप्रेशन, सो मींस, और इनका मीनिंग डिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है। पॉइंटिंग टू लैंग्वेज, या तो लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, या वक्त के हवाले से इशारा किया जा रहा है, या प्लेस के हवाले से इशारा किया जा रहा होता है, या सोशल रिलेशनशिप, या पार्ट ऑफ डिस्कोर्स। जज़ाकुल्लाह खैर। कॉमन डिक्टिक मार्कर्स आई, यू, हियर, देयर, नाउ, देन, दिस, दैट, ये इस किस्म के कॉमन। अच्छा, ये जो पीपल, टाइम एंड प्लेस, इसको कहते हैं पर्सनल, टेम्पोरल एंड स्पेशल। पर्सनल, टेम्पोरल, स्पेशल, पहले वाले जो दो हैं। पर्सनल में पीपल आ जाता है, टेम्पोरल में टाइम आ जाता है, और पर्सनल सॉरी प्लेस के अंदर स्पेशल डिक्टिक मार्कर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस जो होती हैं अकॉर्डिंग टू हु इज स्पीकिंग, व्हेन आर दे स्पीकिंग, वेयर आर दे स्पीकिंग। ठीक है। व्हाई द डिक्ट इज इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट्स, किस किस कौन कौन इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेंट का पता चले। रिफर टू द टाइम एंड प्लेस, पता चल जाता है। कनेक्ट द लैंग्वेज विद द कॉन्टेक्स्ट, आराम से आप कनेक्ट कर पाते हैं कि आपको पता चल गया कि ये पुरानी बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। क्रिएट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, विदाउट context, dictic expression may become ambiguous, unclear, and they will be misunderstood. ठीक है। अच्छा, बाय द वे, मैंने यहाँ पे एक टॉपिक खत्म किया, आपको समझ में अगर कोई चीज नहीं आई तो बताइए, पहले मैं अगले पे चली गई आराम से। ये अगर कहीं से आपने समझ में बस यही आई है कि कितना बेल में है। हाँ जी।
मैं कह रही थी आपने एक्सप्लेन तो कर यही दिया समझ आ प्रेग्मेटिक रहा है हर प्रॉब्लम लेक्चर क्या है। से कि कितने बेइल्म है। जैद आप ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैद अगर आप बोल रहे तो अंडर एस्टिमेट ना किया करो बेटे। ये जो चीजें हैं ना, ये देखें अल्लाह ताला हमें मौके दे रहा होता है। ये ऐसे बिला वजह नहीं आप यहाँ बैठे हुए। बहुत सारे और लोग भी हैं हमारे ग्रुप के अंदर, वो नहीं आए हुए। तो ये चीजें जो होती है ना, अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह तो हमें मौका दे रहा है कुछ ना कुछ सीखने का। अब मुझे ज्यादा चीजों की समझ में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। आप भी कुछ फायदा कह रही थी, बताइए। यह मैं कह रही थी कि आपने बता तो दिया है कि प्रेग्मेटिक प्रॉब्लम्स में इंडिविजुअल्स क्या करता है, बट हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। जी जी, ये इसीलिए तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग सिखा रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। अब जितना भी अभी तक हमने किया है, दिस कम्स विद प्रैक्टिस। जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें पहले ना आप इसका इसका इसकी एक्सरसाइज करने का तरीका ये होता है कि पहले आप देखेंगे लोग कैसे करते हैं। ये जो प्रिग्मेटिक सब्जेक्ट है ना, ये कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। ये आप देखेंगे कि लोग आपके इर्द गिर्द ये इस तरीके से लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनकी बातें गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की। इसका ये मतलब भी हो सकता, अच्छा इसका ये मतलब भी हो सकता लेकिन लग तो ये ऐसे रहा है जैसे ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इंडिविजुअल में। है। ये होती तो है, ये मसला होता है लोगों का। उनको बातें समझ नहीं आती, और बाद दफा आपके रिलेशनशिप ऐसे होते हैं उन लोगों के साथ। आपका बहन हुई है, आप उसको तो समझा भी नहीं सकते कि यार तेरे ये मसला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yeah, I know. It happens actually. जी हाँ। हमारे यहाँ तो आप जितने मर्जी इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्स कर लें, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली तो यू गो एब्सोल्युटली ब्लैंक कि इनको इनको मैं क्या ही कहूँ। तो उसमें ऐसे लगता है जैसे ना कौलो सलामा, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चले जी Yeah, आगे चल। yeah. चले जी हम आगे देखते हैं। डिक्सिक्स का हम यहाँ तक पहुंचे थे। क्लासिफाई किया जाता है इनको दो में। बेसिकली सेंट्रल होते हैं और नॉन सेंट्रल होते हैं। सो पर्सनल टाइम यानी पर्सनल, टेम्पोरल एंड स्पेशल, जिसमें पर्सन टाइम और प्लेस आता है, ये सेंट्रल डिक्टिक्स मार्कर होते हैं। नॉन सेंट्रल में सोशल डिक्सिस आ जाती हैं या डिस्कोर्स डिक्टिक मार्कर्स आते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नॉन सेंट्रल में है, सेंट्रल के अंदर बेसिक कम्युनिकेशन एलिमेंट सच एज पर्सन टाइम एंड प्लेस को डिस्कस किया जा रहा होता है, और नॉन सेंट्रल में सोशल रिलेशनशिप और डिस्कोर्स। डिस्कोर्स किसको कहते हैं? देखिए, एक होता है सेंटेंस और एक होता है डिस्कोर्स। ठीक है, फर्क इसमें क्या होता है कि अगर 4-5 जुमले हैं ना तो उसको हम डिस्कोर्स में डाल देते हैं। ठीक है, 4-5 जुमले या पूरी किताब डिस्कोर्स। लेकिन एक जुमले को हम डिस्कोर्स नहीं कहेंगे, एक जुमले को हम सेंटेंस ही कहेंगे या अटरेंस कह देंगे ज्यादा। ठीक है, सो इट डिस्कोर्स इज एक्चुअली अ लॉन्गर पीस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सो इसमें रिलेशनशिप और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिस्कोर्स के साथ ताल्लुक होता है, वो बताया जा रहा होता है। सेंट्रल डिक्सिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पीकर फिजिकल सिचुएशन। ठीक है, सेंट्रल डिक्सिस कौन सा है? पर्सन टाइम एंड प्लेस। जो बोलने वाला है उसकी फिजिकल प्रेजेंस किधर है, वो कहाँ खड़ा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं पर्सनल डिक्सिस में रिफर्स टू द वर्ड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर, लिसनर और एड्रेसी एंड अदर पीपल बीइंग डिस्कस्ड। कैटेगरीज जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में आ जाती हैं। ये डिक्टिक मार्कर्स हम इनको बोलते हैं। ये मार्क कर रहे हैं कि कौन सा डिक्टिक एक्सप्रेशन यूज किया गया है। इसको डेक्सिस कहा जाता है, याद रखिए। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होता है आई, मी, माई, वी। सेकंड में लिसनर एड्रेसी होता है यू, योर।
और थर्ड में अदर आउटसाइड कॉन्वर्सेशन, ही शी दे वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन के अंदर हमने ये सारे मी, माई, माइन, अस, आवर्स, आइडेंटिफाई हु इज स्पीकिंग आ जाता है। और इसमें आता है, जैसे कहते हैं ना, आई एम टायर्ड, आई रिफर्स टू द स्पीकर एंड मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू हु स्पीक्स। द पर्सनल डिक्टेट डिपेंड्स ऑन स्पीकर्स आइडेंटिटी। आई एम टायर्ड में आई है कौन? वो किंग ऑफ जो है ना, वो किंग चार्ल्स है या फिर कौन है? सो आई एम टायर्ड का मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। Okay, we are going to the conference tomorrow. We may include friends, family, colleagues, or maybe other audience. Meaning depend on the context. We are going to the conference tomorrow. We का क्या मतलब है? Context बताएगा कि आप ये बात फिजिकली कहाँ खड़े होके कह रहे हैं। ठीक है, या अगर ये और कौन बोल रहा है, वी का क्या मतलब है? स्पीच के अंदर वी विल बिल्ड द स्ट्रॉन्गर नेशन, यहाँ पे वी, politician use we to create unity, to build emotional connection, and to gain trust. Pronoun may carry persuasive and ideological meaning. ये inclusive है and exclusive, both use होता है we. ठीक है, यहाँ पे ये inclusive use हुआ था। Second person के अंदर आ जाता है refers to the listener and receive, you, your, yours. You may refer to one specific person, a group, or people generally. यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं जब ये डिफरेंस बिटवीन यूजेस ऑफ यू। ओके, सेंटेंस में आई वांट टू सी यू, यू रिफर्स टू स्पेसिफिक लिसनर। यू कैन नेवर टेल इफ दे आर बॉयज, यू रिफर्स टू पीपल जनरली। दिस इज कॉल्ड जेनेरिक यू। ठीक है, generic you refers to people in general rather than one specific person. You should drink plenty of water. In life, you never know what will happen. When you study pragmatics, you should consider context. Important, generic you makes statement more relatable and conversational. ठीक है, यू एक बंदे की तरफ इशारा कर सकता है या जनरली भी यू को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन डिक्टेट मार्कर्स रिफर्स टू पीपल एंड थिंग्स आउटसाइड द कॉन्वर्सेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्वर्सेशन के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन बाहर है, वो ही, हिम, शी, ये सारी आपके सामने है। शी इज माई टीचर, शी रिफर्स टू अनदर पर्सन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्वर्सेशन। अभी जो आप जिसे बात कर रहे हैं ना, उस गुफ्तगू में वो शी शामिल नहीं है, बस आप बता रहे हैं उसको कि शी इज माई टीचर। ठीक है, फिर they submitted the report yesterday. They refers to group outside the conversation. So listener need context to identify who they are. They का मतलब जानना पड़ेगा उसे, context बताएगा। फिर तीसरा आ जाता है it is becoming difficult to survive in modern society. ठीक है, it may function as abstract reference, situational reference, or dummy grammatical subject. ठीक है, it is raining, it seems impossible. it का क्या मतलब है? ये भी अगेन कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी है इसके अंदर, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सिचुएशनल रेफरेंस भी हो सकता है, या वैसे ही ग्रामर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर दिया गया। फिर थर्ड पर्सन एंड डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिस्टेंस, पीपल हु नेवर अंडरस्टैंड, दोज पीपल नेवर अंडरस्टैंड। अब ये देखें, थर्ड पर्सन एंड डिस्टेंस, सोशल, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिस्टेंस। ठीक है, those people never understand us analysis. Speaker creates separation between those people and us. इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? इमोशनल डिस्टेंस नजर आ रहा है इसके अंदर, इस जुमले में आपको ग्रुप की आइडेंटिटी नजर आ रही है, और एक सोशल डिवीजन भी आपको इस जुमले में नजर आ रहा है। एक ही जुमला है, उसके अंदर 5 अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन उसके अंदर आपको इमोशंस
की आइडेंटिटी और डिविजन नजर आ रहा है। दोज पीपल आर सेपरेट, वी आर सेपरेट, अस का वर्ड जो यूज है वो अलग अलग है, हम वैसे नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से टाइम डिफरेंस होता है, सिग्माकर्स होते हैं, रिफर्स टू एक्सप्रेशन रिलेटेड टू टाइम whose meaning depend on the moment of speaking, किस टाइम पे बात हुई, now, tomorrow, yesterday, next week, some years ago वगैरह। I'll go tomorrow, tomorrow changes depending on when the sentence is spoken, and time dictate depends on speaking time. Take this medicine now. Now refers to exact moment of speaking. Immediate action is understood through temporal context. Temporal basically time related context होता है। ठीक है, फिर आता है at that time society was deeply divided. Okay, that time refers to historical period already discussed. Even was and is जो use हो रहा होता है ना time reference में, इसको was में convert किया, यानी कि ये past की बात हो रही। Understanding depends on historical knowledge, previous discourse and shared context. अब ये एक जुमला है, जुमले को पढ़ के आपको तीन चीजें समझ आ रही है। एक तो ये कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, प्रीवियस किसी कॉन्वर्सेशन के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, और जो है ना एक शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट है, जो बातें दो इंटरलॉक्यूटर हम कहते हैं, दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरलॉक्यूटर्स कहते हैं हम उन्हें, वो किस मौजू पे बात कर रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर हम प्लेस का देख लेते हैं, रिफर्स टू। अच्छा, यहाँ बाय द वे टेम्पोरल का एक चीज और बता दूं, देखिए हमने ना, देखिए वॉज इज से वॉज में कन्वर्ट हुई बात अगर या वर में हुई या विल में हो गई, हम इससे भी पता चल रहा होता है हमें कि टाइम कौन सा पता चलता है। और टाइम जो होता है ना वो इस तरीके से रेफरेंस चलता है इसका, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, फ्रॉम यानी अब आज के टाइम से पीछे की तरफ जाना, पीछे से आगे की तरफ आना, प्रेजेंट टाइम की तरफ आना, यानी पास से प्रेजेंट की तरफ आना, या प्रेजेंट से पास की तरफ जाना, या प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना, ये सारा टिक टिक मार्कर्स चल रहे होते हैं। ठीक है, कि लोग जो है ना, जाहिर है लोग एक्चुअली बन के प्लान्स भी बनाते हैं ना फ्यूचर के, तो वो भी टाइम आपको उसमें नजर आ रहा होता है कि ये तो फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, ये आपको नजर आ रहा होता है चीजें इल्फाजों में। Place refers to words indicating location and spatial position. मुझे याद है, मैं जब आपको पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि स्पेस ऑर्डर को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। एक कमरा है ना आपका, उस कमरे के अंदर जब आप एंटर होते हैं, तो आप कभी भी किसी ना नॉवल में भी पढ़िए, उन्होंने, जो राइटर होता है ना उन्होंने ये एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सी चीज किधर पड़ी है, ताकि रीडर उसको विजुलाइज कर सके। उस विजुलाइजिंग के चक्कर में उसने ना एक एक रेफरेंस पॉइंट रखा होता है, और वो आम तौर पे व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द रूम, यू आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द रूम। ठीक है, आप अपनी एंट्रेंस पे खड़े होके एक्सप्लेन करना शुरू होते हैं कि मेरे सीधे हाथ की तरफ, मैं दरवाजे पे आया, मेरे सीधे हाथ की तरफ बेड था, उसके साथ ही एक स्टडी टेबल पड़ा था, उसके सामने एक खिड़की थी। द रीडर कैन विजुलाइज व्हाट यू आर सेइंग, उसके दिमाग में पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। तो एक रेफरेंस पॉइंट रखना होता है, जब वो ऐसा ये बता सा देता है ना कि कौन सी चीज कैस कहाँ पे किधर पड़ी है, बेड के ऊपर एक वॉल हैंगिंग है, उस पे फलां बंदे की तस्वीर है, उसके साइड के ऊपर एक, वो सारा विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो ये प्लेस जो, ये स्पेशल स्पेस ऑर्डर जब एक्सप्लेन किया जाता है, वो पॉइंट ऑफ रेस्ट। अच्छा, अब देखें, मैं कजाफी स्टेडियम के सेंटर में खड़ी हूँ, तो मैं कहूंगी मेरा मुंह किस साइड पे है, पवेलियन की तरफ है, पवेलियन के साइड के ऊपर वो स्टैंड है, उसके साथ ये है वो है, मैं एक्सप्लेन, रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फिर आप एक्सप्लेन करना शुरू होते हैं, सो दैट द रीडर कैन विजुलाइज। और आपको ये भी पता चल रहा होता है कि ये बंदा खुद किधर खड़ा है, विजुलाइज, आपको तो विजुलाइज करवा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी तो देखना है ना कि ये खुद किधर खड़ा है।
अब एक बंदा है मतलब वो ना हेलीकॉप्टर में बैठा है, तो आपको फौरन पता चलेगा कि ऊपर से देख रहा है, ठीक है। सो तो हियर देयर नियर बाय वगैरह, ये जो है स्पेस ऑर्डर के अंदर चीजें आती हैं। मतलब ऑन इट, द बॉटल वाज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल वगैरह, ये सारी चीजें। अच्छा जी, प्लेस ऑर्डर में कम हियर, हियर रिफर्स टू द स्पीकर्स लोकेशन। अब ये देखिए ना, कम हियर, हियर कहना यानी कि पता चल रहा है कि जो जिसको आप बुला रहे हैं वो आपके करीब नहीं खड़ा, दूर है, इसीलिए आप उसे कह रहे हैं कम हियर। ना सिर्फ ये कि आप उसको बुला रहे हैं पॉइंट करके, बल्कि ये भी बता रहे हैं, रीडर को ये भी बता रहे हैं कि मेरे पास नहीं था खड़ा, मैंने इसको बुलाया है अपने पास, ठीक है। सो हियर रिफर्स टू द स्पीकर्स लोकेशन, ठीक है। मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू वेयर द स्पीकर इज, ठीक है। फिर इसके अंदर इज द म्यूजियम नियर हियर, तो हियर रिफर्स टू स्पीकर्स प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। फिर अगेन प्लेस मीनिंग डिपेंड्स ऑन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, क्या मतलब म्यूजियम यहाँ से करीब है, तो यहाँ से मतलब जो जहाँ वो खुद खड़ा है। फिर आता है the enemy is moving over there, now over there indicates the distance, there means दूर है, आपसे थोड़ा सा दूर है, distance, direction and strategic positioning। या हो सकता है मैप के ऊपर आप किसी को समझा दे, तो एनिमी इज मूविंग देयर, तो आप मैप के ऊपर समझा रहे हो तो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग उसको बता रहे। नाउ द प्लेस टेक्सिस में एक्सप्रेस साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिस्टेंस एज वेल, ठीक है। फिर सोशल डिस्टेंस आ जाता है, रिफर्स टू द लैंग्वेज शोइंग सोशल रिलेशनशिप, स्टेटस, रिस्पेक्ट, फॉर्मेलिटी, जैसे सर, मैम, योर मैजेस्टी, प्रोफेसर, डॉक्टर वगैरह में आता है। इसमें ऑनरिफिक्सेस भी आते हैं, ठीक है। जैसे ऑनरिफिक्सेस आर रिस्पेक्टफुल टाइटल, जैसे जैसे ऑनरिफिक्सेस में क्या क्या चीजें आती है दिमाग में नहीं आ रहा है इस पर, मैम, सर, ये सारे ऑनर्स हैं, और ठीक है, दे इंडिकेट सोशल स्टेटस, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट एंड पावर रिलेशन। मॉर्निंग सर में अगेन सर एक्सप्रेसेस पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट, इसी तरह योर ऑनर, यस द एविडेंस इज क्लियर, ठीक है। ये योर ऑनर जो है ये भी बताता है, कोर्ट रूम सेटिंग्स है। एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट्स फॉर्मल रिस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, अथॉरिटी भी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सोशल डिस्टेंस है इन जापानीज एंड कोरियन लैंग्वेज changes according to age, rank, formality and status। हमारे यहाँ भी ऐसा है ना, हमारे यहाँ यू के लिए यू नहीं ना, कि हम उर्दू में मैं, आप, तुम, तू, तो हमारा जो है ना वो चलता है एज वाइज में। वो पंजाबी में भी है ना, उसी बोलते हैं, इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर, सोशल हियरार्की एंड रिस्पेक्ट सिस्टम्स। इस तरह डिस्कोर्स टेक्सेस भी होते हैं, जिसमें डिस्कोर्स रिफर्स टू एक्सप्रेशन पॉइंटिंग टू पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन और टेक्स्ट इटसेल्फ, and this that the following mentioned earlier, the previous point, ये डिक्टेट मार्कर्स हैं डिस्कोर्स के अंदर, पीछे बात आने की थी, आगे मेंशन करूंगा, ये पीछे फॉलो, उसी को फॉलो किया जा रहा है, इस तरह के ये डिस्कोर्स डिक्टेट्स होते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन, दिस रिफर्स टू समथिंग करंटली बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। इधर द फॉलोइंग आर्गुमेंट एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम, नाउ द फॉलोइंग आर्गुमेंट पॉइंट्स फॉरवर्ड टू अपकमिंग टेक्स्ट, आगे आगे क्या आने वाला है। डिस्कोर्स के ऑर्गेनाइजिंग रिटन कम्युनिकेशन, ज्यादातर इसमें रिटन कम्युनिकेशन में यूज हो रहे होते हैं। What was an excellent that was an excellent observation. Now that refers to previous comment in the conversation. पीछे बात हो चुकी हुई है, उसके बारे में बात। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्कोर्स डिक्टेट क्रिएट करता है कोहेजन, यानी ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा होता है, फ्लो ऑफ आइडियाज, और लॉजिकली कनेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो डिक्टेट के अंदर आते हैं वो है कंटेंट डिपेंडेंसी, ठीक है, मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नंबर 2 स्पीकर्स सेंटर्डनेस, ठीक है,
Interpretation often depends on the speaker's perspective. A dynamic meaning, the same word may have different meaning in different contexts. Social distance, dictic may expresses respect, power, identity, and emotional connection. My darling, my dear, ये सब आपके इमोशनल कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, यहाँ तक आज के लिए काफी है. मैंने आज ये आपको पहले बैकग्राउंड देना था, उसके बाद अभी थोड़ा सा कुछ और चीजें मेरी मिस हो गई हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, फिर आपको एप्लीकेशन की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने वो टिक मार्कर्स किए हैं ना, इसके साथ अब हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे. एनाफोरिक रेफरेंस है, एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक रेफरेंसेस होते हैं, जहाँ पे राइटर जो होता है या स्पीकर जो होता है वो रेफर करता है पीछे किसी चीज को या आगे आने वाली किसी चीज को. वो चीजें सारी बड़ी अहम होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये राइटर ये लिख रहा है उसका क्या मतलब हो सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या मतलब निकल सकता है. यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. कोई सवाल हो तो पूछिए. मैम क्वेश्चन तो कोई नहीं है. ये ना कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो न्यू था, तो थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है. मेरे ख्याल में मैं रिवाइज करूंगी ना तो मुझे सब क्लियर हो जाएगा. लेकिन मैं आपको क्वेश्चन स्लाइड शेयर कर देती हूँ, मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ. ठीक है, जी ठीक है. कोई और बात. जैद ने कोई सवाल नहीं पूछा आज. जैद, आपको इस तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा, अभी आप जो है ना राइटर के हवाले से फरमा रही थी, और मैं जो है ना वैसे देख रहा हूँ, अच्छा इन्वायरमेंट में बंदा जब होता है ना किसी भी सिचुएशन में, तो उस पे हम इसको कैसे अप्लाई करें, और मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कमी देखी है. जिस तरह प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना, तो वो मेरे साथ होता है. नहीं, बाज दफा जो है ना, जब हम लोग, चूंकि हम लोग ना इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमारी सोसाइटी वाइज भी. हमारे यहाँ सर साहिल कहते थे औरतें ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है. हमारे यहाँ मर्द जो है ना वो इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं है. तो उस हिसाब से देखा जाए ना, तो व्हेन यू गेट कैरिड अवे विद योर इमोशंस, तो ये प्रेग्मेटिक प्रॉब्लम सबके अंदर आ जाते हैं. असल में लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, कि जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ ना, मुझे पता चलता जा रहा है, अच्छा ये देखें कितना मतलब आपके पास इल्म नहीं है. तो जो भी कोई एक्शन लेना होता है या लेने वाला हूँ, तो फिर वो मैं से नहीं ले पाता, कि अच्छा अब ये भी है, इसमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी. देखो जैद, ओवर थिंकिंग मत करना. इल्म आ रहा है उसे सीखो, प्रैक्टिस करते जाओ, पर ओवरवर्म नहीं हो जाना. मैं बहुत स्लो पेस पे इसीलिए पढ़ा रही हूँ. ओवरवर्म नहीं होना, आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी. जो आपको समझ आ रहा है अपने एक्शन को रोकना नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता आपका ना ये सेकंड नेचर बन जाएगी. फिर आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यू विल बी लाइक, कई दफा ऐसा होता है ना कि आप बात कर रहे होते हो तो आपको समझाना ही नहीं किसी को आ रहा होता. अब आपके पास वर्ड है, आपको आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही कि ये मेरे से डिसएग्री क्यों करता है हर वक्त. अब आपको समझ में आ रही है बातें कि ये बंदा क्यों डिसएग्री करता है. ठीक है, लेकिन उसको कैसे सिखाना है, पहले तो मैं खुद सीख लूं, फिर किसी को भी सिखा दूं. शकीब, आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज. नहीं मैम, मैं एक्चुअली ये प्रैग्मेटिज्म को जिस तरह मैं समझा हूँ ना, ये एक डिफरेंट चीज़ है, और अभी जो हमारी बात हो रही है थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है. तो मेरे माइंड में बस एक चीज़ आ रही थी, वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी हो सकती है,
बट मुझे आपसे ये पूछना था कि प्रेगमेटिज्म जो होता है ये एक नेगेटिव चीज़ तो नहीं है ना, अनटिल अनलेस कि ये जो आपके बिलीफ जो होते हैं उनके वो जो है वो ओवरलुक कर रहे होते हैं, या इस तरह का मामला हो रहा होता है। तो मतलब जो मैं जिस तरह इस चीज़ को समझाऊँ वो ये होता है कि ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थिंग्स, ये उस चीज़ को देख रहा होता है, ये प्रेगमेटिज्म बेसिकली हम जिसको कहते हैं। आप जरा डिफाइन करो कि प्रेगमेटिकली जिसको आप कह रहे हैं, आप इसे मुझे मेरे सामने डिफाइन करें, क्योंकि हमने कहा कि प्रेगमेटिक्स लैंग्वेज को इस एंगल से केटर करता है कि लोग जो बात करते हैं उस बात के हम्म। अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, असल में उसका मीनिंग उन अल्फाजों से कहीं ज्यादा होता है, बिल्कुल मोर एग्जैक्टली इसी कम्युनिकेटेड देन सेड। जी। सही। हाँ, नहीं मतलब लैंग्वेज के मामले में नहीं है, ओवरऑल मैं इस पूरे जो आइडिया ऑफ प्रैग्मेटिज्म है इसकी बात करूं कि ये चीज़ तो गलत नहीं होती ना, क्योंकि जिस तरह मैं इसको समझाऊं कि ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो रियल लाइफ जो चीज़ें होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, ये उनके वो बेसिकली वो चीज़ होती है प्रैग्मेटिज्म जो होती है। और इसमें एक जो नेगेटिव चीज़ जो होती है वही होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपना जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दीन के बारे में बात करते हैं, मैं इसी वजह से पहले भी एक बात की थी कि हो सकता है ऑफ टॉपिक हो, लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर वो दीन के प्रिंसिपल्स को ही ओवरलुक कर देती है वो चीज़, जो आपका एक रियल लाइफ ऑफ जो सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं, तो वो अगर उसको अल्लाह और उसके रसूल की बात से वो हटके हो जाती है, फिर तो वो ज़ाहिर बात है नेगेटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे ख्याल से ये प्रैग्मेटिज्म जो होता है ये हो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, कि आप वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर नहीं होते और अपनी खाम ख्याली के अंदर नहीं होते इस मामले के अंदर। मेरा स्लाइटली क्वेश्चन जो है वो उससे डिफरेंट है, बट जो आपने मुझे बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कि एक बंदा बात करता है उसकी बात में मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, हर लफ्ज़ के मतलब मतलब हो आप सकते हैं। कुरान में तो देखिए ना, लेकिन शकीब आप देखिए कुरान के अंदर भी ऐसा है ना, प्रेगमेटिकली सारी काफी सारी बातें प्रेगमेटिकली की गई हैं। कॉन्टेक्चुअली हर हम्म। जगह पे उसका मतलब डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम्म। मीनिंग चेंज हो रहे हैं ना। ठीक है, ये हम्म। कॉन्टेक्स्ट की एक मिसाल हमेशा याद रखनी है। कॉन्टेक्स्ट जैसे मैं कहूँ ना, मेरे सामने आप बैठे हैं, मेरे सामने जैद बैठे हैं, मुनज़्ज़ा बैठी हैं, बाकी सारे लोग बैठे, सनूबर बैठी हैं। मैं आपसे ये बात, मेरे अगर आप फिजिकली सामने बैठे हैं और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आई अग्री विद यू, और मैं मुनज़्ज़ा को कह रही हूँ आई डिसएग्री विद यू। ठीक है, अच्छा मेक सेंस। हम्म। इशारा आपकी तरफ किया, मैंने मुनज़्ज़ा की तरफ इशारा कर दिया, अब ना बिल्कुल अंधेरा हो गया, फॉर सम रीजन बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं ये जुमला दोहराती हूँ, आई अग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू। नाउ दिस इज अ नॉनसेंस सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज फिजिकल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। जब आप मुझे देख हम्म। पा रहे थे, मुझे पॉइंट आउट करते हुए देख पा रहे थे, उस वक्त इसका मतलब कुछ और था। लेकिन अब जबकि आप मुझे नहीं देख पा रहे और अब मैंने ये जुमला बोला है, तो ये बेतुकी सी बात है, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये हर चीज डिपेंड है। कुरान के अंदर प्रेगमेटिकली इतनी बातें हैं। आप देखिए मौकमात है जहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको कह दिया गया कि ये करो ये ना करो, लेकिन कई हम्म। ऐसी चीजें हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर प्रेगमेटिकली एक्सप्लेन, जिसकी डिटेल फिर बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे रहे हैं। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली। तो हम्म। अब ये देखें, यहाँ पे आप ये सीख रहे हैं इस क्लास के अंदर कि कॉन्टेक्चुअली चीजें कैसे वेरी कर जाती। उस दौर के अंदर क्या हो रहा था, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, कुछ और मतलब निकलते थे। जिस दौर में कुरान पाक में आता है कि मतलब जंग की इतनी तैयारी करो और अपने घोड़ों को रखो ताकि लोग तुमसे जंग ही ना करें डर के। अब आजकल के तो जंग जंग मतलब घोड़ों से होती नहीं है। ठीक है ना। हम्म। आजकल की जंग में जो घोड़े हैं वो तो टेक्नोलॉजी है। जी जी बिल्कुल। तो हमें ना ये कॉन्टेक्चुअली चीजों को देखना होता है कि कॉन्टेक्चुअली जो चीजें हैं वो कैसे वेरी करेंगी। आज हम घोड़ा किसको कहेंगे। हम्म। इस तरह से ना ये सही। सेमिनार की वजह से जो है ना ये सारा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम जितना मर्जी क्रिटिकल रीजनिंग को स्टडी कर लें, अगर हम प्रैग्मेटिकली चीजों को देखने की हमें आदत नहीं होगी, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि इसका क्या क्या मतलब निकल सकता है। इन इन अदर वर्ड्स होलिस्टिकली उसको सारी बात को समझना,
कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके अंदर से डिफरेंट क्या क्या मीनिंग्स निकल सकते हैं, और जो बात हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, यही जी बात है। ऐसे। अच्छा, ये सारे ना लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं बता दूं आपको। जो लिंग्विस्टिक्स की मैं स्टूडेंट हूँ और मैं टीचर भी हूँ लिंग्विस्टिक्स की, तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक तो हम क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, दूसरी बात ये है कि जो लिंग्विस्टिक्स है ना, ये ना एक लैंग्वेज बाउंड नहीं है। ये ना सारी लैंग्वेजेस को कवर कर रहा होता है, और इसमें जितने भी रूल्स यूज किए जा रहे होते हैं वो सारी लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। एनी ह्यूमन लैंग्वेज यू कैन अप्लाई। और कभी मैं आपको ये हम्म। बताना शुरू करूँ ना कि लफ्जों के लहजे बदले तो मतलब बदलते हैं और अखीर तरीके से बदल जाते या हैं। मतलब बिल्कुल इसी तरह। जी, वो जुमला बोला कैसे गया है, किस लफ्ज के ऊपर ज्यादा जोर दे दिया गया, ये ये हम ना क्रिटिकल डिस्कोर्स में पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं कि क्रिटिकली डिस्कोर्स को एनालिसिस करते हैं। उसमें हम सिमेंटिक्स के, प्रेग्मेटिक्स के, पता नहीं सोशियोलिंग्विस्टिक्स के, साइकोलिंग्विस्ट, सारी थेरीज अप्लाई करते हैं। फिर एक एक को डिटेल में बताते हैं, ये यहाँ पे ये बंदे ने वी बोला, इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैं उस दिन आपको फर्स्ट एग्जांपल दी थी, अ मैन इज सिटिंग इन अ गार्डन एंड द चाइल्ड लुक्ड ओवर द फेंस। मैं उसमें यही एग्जांपल आपको दी थी कि ना वो बच्चा उसका है, ना वो गार्डन उसका है, क्योंकि अ मैन लिखा हुआ है, आर्टिकल ने मतलब बदल दिया। ठीक है। सो बिल्कुल। इस तरीके से हम, चूंकि हम क्रिटिकल रीजनिंग पे ना टेक्स्ट बेस्ड कर रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। मैं इसलिए ये वाली चीजें ऐड की हैं। पहले मैं सोच रही थी कि स्किप करते हैं, लेकिन पता नहीं मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, मुझे था कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वगैरह, इम्प्लीकेचर, क्या क्या मतलब हो सकते हैं, स्केल इस्तेमाल किया होता है इम्प्लीकेचर में मीनिंग को ड्राइव करने के लिए, ये चीजें इसके साथ लिंक्ड है, रिलेट करती हैं, आगे जाके फिर मसला बन जाती हैं। ये छोटी छोटी आसान आसान चीजें, इन लफ्जों के ऊपर मैं आपको यही कहूंगी, गौर ना करें कि ये टिक टिक मार्कर है, ये फलां है, ये वो है। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में कि ये चीज क्या है, यहाँ पे इसका क्या मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है। सो यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक लेंस when you actually analyzing or interpreting messages from the text. It may mean this, it may mean this, depends कि बात कैसे गई है, किस दौर में कही गई है, कहाँ बैठ के कही गई, किसके साथ डिस्कशन में कही गई, ये बहुत अहम है। यही। सही, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर और कोई सवाल नहीं है तो अच्छा जो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़े से और जी जैद। अगर हम कोई चीज़ रीड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं रीड कर रहा हूँ कि एक जो हम नॉवल मेरे ख्याल से है जब ज़िंदगी शुरू होगी, तो उसमें हमें टोन जो है ना कैसी न्यूट्रल रखना चाहिए, या उसमें टोनैलिटी होनी चाहिए, या इमोशन हम शो करें। फॉर एग्जांपल जब जन्नत की बात आती है, जब जहन्नुम की बात आती है, तो उसमें हम उसी तरह का रिएक्शन करें, दें, या बस न्यूट्रल होनी चाहिए। टोन और के दो दूसरी बात मतलब है ये ना, है। देखो जैद, टोन के दो मतलब है। टोन के दो जी। मतलब है, एक तो टोन ऑफ वॉइस होता है, उसको पिसोडी कहते हैं। पिसोडी कहते हैं यानी कि आवाज का ऊपर नीचे जाना। ठीक है। जी। वो ना उसका ताल्लुक होता है स्पीकर से, यानी आप अगर उसको ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे हैं तो आपकी टोन ऊपर नीचे होगी। ठीक है। इंटोनेशन चेंज होगा, राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन आता है। जी। अगर आप एक किताब को पढ़ते हुए तो आप ये इवैल्यूएट करते हैं कि इसमें राइटर की क्या टोन है, यानी कि वो क्या वो फुली कन्विंस्ड है जो वो लिख रहा है, या किसी ने बंदूक रख के उससे लिखवाया है। आपने राइटर का टोन, राइटर की टोन चेक करनी होती है। वो सीरियस हो सकती है, वो ह्यूमरस हो सकती है, फॉर्मल हो सकती है, सिंपथेटिक हो सकती है। मतलब गूगल करें, को पता मिलता जाएंगी ज्यादा से ज्यादा कि कितनी टोन होती हैं जिनमें लोग लिखते हैं, और चाह कर भी वो अपनी टोन छुपा नहीं पाते। हमने राइटर की टोन देखनी है, अगर किताब पढ़ते हुए आप राइटर की टोन देखिए। एक टोन होती है, एक मूड बढ़िया। होता है, मूड होता है वो, टोन का ताल्लुक ज्यादातर राइटर से होता है।
बढ़ते हुए। मूड का ताल्लुक होता है इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो रीडर के लिए करता है। मूड जो है ना वो आपके लिए क्रिएट कर रहा है। अगर वो खुद रो रहा है तो क्या वो आपको भी रुला देगा, ऐसे अल्फाज यूज करेगा, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, इस तरह तस्वीर कशी करेगा। सही। और इधर जो स्ट्रगल विद आई कांटेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ये जिन लोगों को शायद प्रिग्मेटिक कॉम्पिटेंस का इशू होता है, या तो उनको लोगों की बातें सही तरह समझ नहीं आ रही होती, तो वो आमतौर पे आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी इस कमी को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश नहीं करते कि मुझे समझ आ गई आपने क्या कहा। आई कांटेक्ट का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप किसी को घूरे। आई कांटेक्ट का मतलब पता है कि जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर जी सही कह रही हैं आप, ठीक है, फिर अपना काम करना शुरू हो जाते हैं। दैट इज आई कांटेक्ट। कोई बंदा आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं तो लेफ्ट राइट देख कर आपसे बात कर रहे हैं। वो बंदा जो होता है ना, उसमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कुड बी प्रिग्मेटिक कॉम्पिटेंस। सही हो गया। लेकिन इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी में इशू नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि जो भी गैर महरम है आपके सामने, तो उससे जो है ना आपने नज़र नीचे रख के बात करनी है या आई कांटेक्ट नहीं करना। बिल्कुल होता है जाहिर, देखिए वो भी ना एक सिचुएशन बेस्ड है ना। तो इस तरीके से सिचुएशन बेस्ड है कि आप ना एक ऐसे नजर उठा के देखते हैं और बात करते हैं, और फिर आप अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। आपने 30 सेकंड भी उस बंदे की तरफ नहीं देखा, मगर आपने देखा तो सही। जी। तो 30 सेकंड से ज्यादा आपने 30 सेकंड भी नहीं देखा उस बंदे की तरफ, लेकिन आपने देखा। अब कोई आए या आपसे मिलने आए, आप देखोगे तो सही ना कौन है। ये ऐसे ऐसे होता जी। है। एक होता है घूरना, मतलब आप देखते ही रहना, और एक होता है मतलब इस तरह से आई कांटेक्ट करना कि फिर अपनी नजर को नीचे कर लेना, बिला वजह ना देखना, बहुत चीज। चलिए, अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर इसे बंद करते हैं क्लास को इंशाल्लाह। फिर अगले वीक में देखेंगे, जो दो चार और कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं वो कवर करके फिर हम ऑपरेशंस की तरफ चले जाएंगे। ऑपरेटर्स जो हम यूज कर रहे थे, नेगेशन का, कमांड का, ये वो सॉरी वो नेगेशन वगैरह हम कर रहे थे ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव में, वो थोड़े से हम स्टडी करेंगे डिटेल में, फिर हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। जी ठीक है। रजा, आप रिकॉर्डिंग बंद कर। ओके।